गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। जी प्रीति जा बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, तो बच्चों हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हम लोगों ने कल की जो क्लास थी उसमें कुछ जीन, इसके अलावा हाँ बहुत अच्छी बात है, डेली जो है वो आंसर सबमिट करिए, इसमें क्या दिक्कत है। बहुत बढ़िया अंजलि यादव, मैं ठीक हूँ। चलिए बच्चों, कल हम लोग देख रहे थे जीन जीनोम के बारे में, हम लोगों ने समझा था। और जीन वो होता है जो हमारी बॉडी में कैरेक्टर को डिसाइड करता है, यानी जीन ही हमारे शरीर के अंदर हर एक जेनेटिक कैरेक्टर को, ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर को डिसाइड करता है, जितना भी अनुवांशिकी। थैंक यू समीर भाई। तो अब अगर हम लोग बच्चों बात करेंगे कि एग्जैक्टली जीन जो है वो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर को डिसाइड करता है, यानी हर एक चीज जो है वो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर को डिसाइड करती है। और जितने भी जीन हमारे यहाँ हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, अगर उनको सम्मिलित रूप से उनको अगर एक साथ हम बोलना चाहें तो हम उसे जीनोम कह सकते हैं। तो एक टर्म कल और था जिसके बारे में हमें बात करनी थी, वो लास्ट में मुझे बताना था कि देखो बच्चों, हमारी बॉडी में अभी एक करंट अफेयर में अभी जो समसामयिक घटनाएं घट रही हैं उसमें एक टर्म काफी पॉपुलर हो रहा है। और वो टर्म बड़ा पॉपुलर भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और वो टर्म है डार्क जीनोम। ठीक है, डार्क जीनोम। अब ये जो डार्क जीनोम होता है, ये डार्क जीनोम होता क्या है असल में। तो असल में देखिए, आपको मैंने बताया था कि हमारी जो सेल है, ठीक है, हमारी जो सेल है उस सेल के अंदर, हमारी जो सेल है उस सेल के अंदर केंद्रक के अंदर जीन पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्रों में जीन मौजूद होते हैं, ये मैंने आपको बात बताया था। इसके अलावा हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, उन माइटोकॉन्ड्रिया में भी जीन पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, हमारी कोशिका के अंदर एक तो जो जीन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे केंद्रक के अंदर मौजूद गुणसूत्रों में। और दूसरा जो जीन पाए जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल 37 जीन होते हैं। कितने जीन होते हैं बच्चों? 37 जीन होते हैं, 37 जीन होते हैं। बाकी 20,000 से 25,000 जीन जो हैं वो कहाँ होते हैं, आपके केंद्रक के अंदर मौजूद होते हैं। समीर भाई, धीरे धीरे सब पता चलेगा, भी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हुई हैं, बीच में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस हैं। बाकी जो है आपको आफ्टर क्लास जो है वो क्वेश्चंस वगैरह तो दिए ही जाते हैं, वो सारी चीजें आप फॉलो करते रहिए। तो मैं ये बता रहा हूं कि हमारी कोशिका के अंदर मेन जो जीन होता है वो कहाँ होता है बच्चों? केंद्रक में होता है, 20 से 25,000। और बचे हुए जो जीन 37 जीन यानी 37 जीन के करीब होता है, कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में।
तो इसका मतलब कि हमारे केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया के जो जीन हैं, ठीक है, इनको मिलाकर ही हमारे शरीर के जीनोम कहलाते हैं। ठीक है, जितने जीन हमारे केंद्रक में पाए जाते हैं और जितने जीन माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, इनको मिलाकर जीनोम कहते हैं। तो बच्चों, कुछ ऐसे हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि बहुत सारी मानसिक बीमारियां हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। तो सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी होती है, एक मानसिक विकार है, एक मेंटल डिसऑर्डर है। जिस मेंटल डिसऑर्डर में होता क्या है कि लोगों को अजीब अजीब चेहरे दिखाई पड़ते हैं। जब वो चलते हैं तो उनको लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, जब वो चलते हैं तो उनको लगता है उनसे कोई बात कर रहा है, जबकि कोई होता नहीं है। ठीक है, जब वो रात में सोते हैं तो उनको अजीबो गरीब जो है डरावने कैरेक्टर्स दिखाई पड़ते हैं। तो जैसे हम लोग गांव वगैरह में कहते हैं उनको भूत लग गया, ठीक है, उनको भूत लग गया, उनको चुड़ैल लग गई, ठीक है, उनको डर लगता है। ठीक है, तो ये जो दिक्कत होती है, ये इसमें कोई भूत प्रेत या चुड़ैल की बात नहीं होती, ये एक मानसिक विकार होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सिजोफ्रेनिया। ठीक है, इसी तरीके से एक बीमारी होती है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में एक इंसान जो होता है उसके अंदर मल्टीपल पर्सनालिटी होती है, मतलब मल्टीपल व्यवहार वो करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक इंसान आपके साथ बैठा रहेगा और उसके बाद रहेगा तो बहुत अच्छे से बात करेगा, लगेगा बहुत अच्छा, बहुत सभ्य, बहुत शानदार इंसान है। लेकिन थोड़ी देर में उसका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा और फिर उसके बाद थोड़ी देर में हो सकता है वो वायलेंट हो जाए, हो सकता है आपको उठाकर कोई चीज फेंक कर मार दे, आप पर हमला कर दे। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, जिन्हें इस मेंटल डिसऑर्डर को बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है, ध्रुवी विकार के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, चाहे वो सिजोफ्रीनिया हो चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर हो, तो माना यह जाता है कि इस कैरेक्टर के लिए भी कुछ जीन इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ ऐसे जीन होते होंगे जो इन कैरेक्टर्स के लिए, इन मेंटल डिसऑर्डर के लिए, मानसिक बीमारियों के लिए भी कोई ना कोई जीन इंपॉर्टेंट होते होंगे। लेकिन वो जीन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, किस जगह पे मौजूद होते हैं, डिसऑर्डर के लिए जीन जिम्मेदार तो हैं, लेकिन कहाँ पाए जाते हैं ये अभी किसी को आइडिया नहीं है। तो ऐसे जीन जो छुपे हुए हैं, जिनके बारे में आइडिया नहीं है, जो जो ऐसे जीन जो कि ना केंद्रक में पाए जा रहे हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर या मानसिक विकार या मानसिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे जीनों को ही हम लोग बोलते हैं डार्क जीनोम। क्या कहा जाता है बच्चों, डार्क जीनोम। तो फिर से मैं बता दूं, डार्क जीनोम क्या होता है। डार्क जीनोम कुछ ऐसे जीन हैं, कुछ ऐसे हमारे शरीर में छुपे हुए जीन हैं जिनके बारे में आज तक हमें नहीं पता चला है कि ये जीन कहाँ पाए जाते हैं। मुख्यतः ये जो जीन होते हैं ये हमारे मानसिक विकारों के लिए, मेंटल डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, इस तरीके की बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो वो ऐसे जीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क जीनोम के नाम से जानते हैं। तो डार्क जीनोम एक तरीके से रहस्यमयी जीन है, ऐसे इस तरीके से मिस्टीरियस जीन है जो हमारे शरीर में तो मौजूद है लेकिन हमें नहीं पता वो कहां पर मौजूद हैं, तो इन्हें डार्क जीनोम कहते हैं। तो ये करंट अफेयर में आजकल काफी चर्चा में बना हुआ है कि ऐसे जीन जो हैं वो मौजूद होते हैं सर में, मतलब शरीर में, लेकिन लोगों को आइडिया नहीं है, यानी वैज्ञानिकों को इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, तो बस यही डार्क जीनोम है जो काफी चर्चा में है, तो इसे लिख लीजिए यहां पर। तो मानव जीनोम के क्षेत्रों के बाहर डीएनए को संदर्भित करता है, जिसे आमतौर पर जीन के रूप में पहचाना नहीं जाता है, लेकिन फिर भी प्रोटीन के लिए कोड कर सकता है। ठीक है, इसके लिए ये जो डार्क जीनोम होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, किसके लिए, इस तरीके की मानसिक विकारों के लिए, जैसे सिजोफ्रेनिया है, ठीक है, इस तरीके के मानसिक विकारों के लिए ये जिम्मेदार होते हैं, मानसिक विकारों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हमारे शरीर में तो पाए जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि कहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसे नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ सर, एसजीपी में तो 100% जीन, हाँ यही तो बात है देवांश भाई कि हमने 100% जीनोम को तो टेस्ट कर लिया है, लेकिन उनमें से कोई भी जीन ऐसा नहीं है जो कि इस तरीके के प्रोटीन बनाता हो जो मानसिक विकारों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यही तो बात है कि हमने सब जगह चेक कर लिया,
ठीक है, सब जगह चेक कर लिया, लेकिन हमें नहीं पता है कि ये जीन कहां पाए जाते हैं। तो इसी वजह से तो इन्हें डार्क जीनोम कहा जा रहा है, यानी ऐसे जीन जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ठीक है, तभी तो इन्हें इन्हें हम डार्क जीनोम कहते हैं। अगर हमें पता चल गया होता तो क्या बात थी। तो हमने न्यूक्लियस में भी चेक कर लिया, हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी चेक कर लिया, लेकिन हमें इन जीनों के बारे में नहीं पता हुआ है। ठीक है, तो हाँ, प्रोटीन का निर्माण जीन ही करते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकता है। तो इसे नोट कर लीजिए बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर है कि डार्क जीनोम किसे बोलते हैं। डार्क जीनोम हमारे शरीर में ही पाए जाने वाले जीन हैं, लेकिन हमें नहीं पता ही वो कहां पर मौजूद है, और ये विभिन्न प्रकार के मानसिक विकारों के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ, हर प्रोटीन का निर्माण जो है वो किसी ना किसी जीन की वजह से ही होता है समीर भाई। नोट कर लिया बच्चों। नोट कर लिया। गुड मॉर्निंग। बेटा नेहा कुमारी, आंसर कैसे चेक हुआ, कैसे पता करें? और आफ्टर क्लास जो आपको सारे डीएमपी वगैरह जो दिया जाता है, वो सारी चीज़ें जो हैं बच्चों, आप वहाँ पे जो टीम होगी उसको या तो मैसेज कर दीजिए, जो इसको चेक करती होगी, या आपको एक नंबर दिया गया उस पर फ़ोन कर लीजिए, उससे पता हो पाएगा। बेटा मैं इस बारे में नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। रवीना कुमारी, थोड़ा अटेंटिव रहिए बच्चे, आप पढ़ाई लिखाई करने आई हैं तो थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। कम से कम 4 5 6 बार आप थोड़ा सा जब ये क्लासेस खत्म हो जाएं तो उसके बाद थोड़ा सा चेक करिएगा। मैंने कम से कम 5 से 6 बार, एक बार नहीं, 5 से 6 बार कम से कम जो है इसको समझाया है। ठीक है, आप चेक करिएगा मेरी बात, जरूर चेक करिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप आईएएस की तैयारी करने आई हैं, थोड़ा सा अटेंटिव रह के क्लास करिए, ऐसे नहीं होगा। हो गया बच्चों, समझ में आ गई बात? फिर भी अब आप चेक करिएगा और थोड़ा सा अपने अंदर जो गलतियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको थोड़ा सा सही करिए। ये बार बार बैठकर आप ऐसे बता देंगे कि लीजिए चलिए 5 बार 6 बार आपने कर दिया, कोई बात नहीं, 7वीं बार मैंने पैसा फेंका है तो आप जो है वो करके दिखाइए, तो ये गलत बात है। थोड़ा सा अपने आप में अटेंटिव रहने की कोशिश करिए। तो लेट आई हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है रबीना कुमारी। मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन बुरी लगे जिससे कि कल आप लेट ना आए। ठीक है। हाँ, प्राची, सिजोफ्रेनिया या इस तरीके की जो मानसिक बीमारियां हैं वो आजकल बहुत देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से स्ट्रेस में हैं इस वक्त, पूरे के पूरे जो स्ट्रेस में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं, हर तरीके तरीके से स्ट्रेस है। बचपन से ही बच्चे को स्ट्रेस दे दिया जाता है कि नहीं साहब, आप जो है वो मतलब ये बनना है आपको, वो बनना है, इनसे कंपटीशन करना है, ये करना है, वो तो ये सब स्ट्रेस है। काम का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है। तो जब ये स्ट्रेस जो है आपके शारीरिक बीमारियों का भी बहुत कारण होता है, और साथ ही साथ मानसिक बीमारियों के लिए भी ये बहुत जिम्मेदार होता है। ठीक है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, अगर ये नोट्स लिख रहे हैं तो पीपीटी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पता नहीं समीक्षा सक्सेना, मुझे इसके बारे में बेटा आइडिया नहीं है कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं। वो तो वो पूछ रही थी, कोई पूछ रहा था तो मैंने उसका जवाब दे दिया था। शायद वो कोई पूछ रहा था बच्चा। हाँ, इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन अभी तक नहीं ढूंढा गया है। कुछ कंडीशन में जो है सिजोफ्रेनिया, इस तरीके की बीमारियों का सलूशन
होता है, कुछ मतलब दवाएं वगैरह दी जाती हैं, काउंसलिंग, मेडिकल काउंसलिंग की जाती है, लेकिन ऐसा जो है वो सोल्यूशन, पूरा परमानेंट सोल्यूशन बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, चलो, तो ठीक करना थोड़ा मुश्किल है बेटा, थोड़ा काउंसलिंग वगैरह करके थोड़ा सा काम चलता है, बट पूरी तरह से ठीक करना अभी भी चैलेंज बना हुआ है। ठीक है कीर्ति सिंह, चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, इधर ध्यान से देखिएगा। अब बहुत बहुत, अब बिल्कुल जो लोग आ गए हैं, जो लोग नहीं आए हैं, ठीक है, वो चुपचाप यहाँ पर अच्छी तरीके से इस क्लास को जो है वो, जो नहीं आए उनके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, जो आ गए हैं वो अटेंटिव होकर इस क्लास को करें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इसी पर पूरी बायोटेक्नोलॉजी निर्भर है। ठीक है, प्राची कह रही सर मुझे ऐसे ही लगता है, अक्सर मेरे सर में भी बहुत पेन होता है। एक साइकोलॉजिस्ट को आप दिखाइए, जो कि साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनको एक बार दिखाइए। अगर हार्मोन डिसऑर्डर से तो नहीं होती हैं, मानसिक बीमारियों से होती हैं रुचि यादव, मतलब उसके अलग कारण होते हैं, तो एक बार साइकेट्रिस्ट को दिखाइए आप। ठीक है, तो अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं, चलिए हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों जो मैं आप बताने जा रहा हूं आपको। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में जितने भी विकार होते हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी आनुवांशिक लक्षण होते हैं, ये सारे के सारे आनुवांशिक लक्षण, ठीक है ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये सारे के सारे आनुवांशिक लक्षण, या कह सकते हैं कि जितने भी सारे के सारे आनुवांशिक जो विकार होते हैं, बीमारियां होती हैं या आनुवांशिक रोग होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आनुवांशिक लक्षण या रोग किसके लिए जिम्मेदार होते हैं बच्चों? जीन पर निर्धारित होते हैं। यानी जीन ही सभी आनुवांशिक लक्षणों के लिए और आनुवांशिक रोगों के लिए जिम्मेदार होता है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले बताई थी। तो मान लीजिए बच्चों कि आपके शरीर में जो भी कैरेक्टर्स मौजूद हैं, यानी आपको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे आपकी बॉडी में इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है, तो अगर इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है तो ये इंसुलिन नाम का जो हार्मोन होता है बच्चों, ये किसी न किसी जीन के द्वारा ही बनाया जा रहा है, क्योंकि इंसुलिन नाम का हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन है और ये प्रोटीन जो है किसी न किसी जीन की वजह से ही बन रही है। तो आपको तो कल ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई ही थी कि हमारे शरीर में जो है जीन होते हैं और ये जीन जो है वो आरएनए को आदेश देते हैं और आरएनए फिर क्या करते हैं, कई आरएनए मिलकर हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे शरीर में कोई इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन होगा, जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन होगा जो आरएनए को आदेश देता होगा कि इंसुलिन नाम का प्रोटीन बनाओ, तो इससे हमारा इंसुलिन नाम का प्रोटीन बनता होगा और यही इंसुलिन नाम का प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज को मैनेज करता है, यानी ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर ये इसका मतलब ये है कि अगर ये जीन ना हो या खराब हो जाए तो आरएनए को आदेश ही नहीं पहुंचेगा और हमारे शरीर में इंसुलिन बनेगा नहीं। इंसुलिन बनेगा नहीं तो हमारा जो ग्लूकोज है, हमारे शरीर का जो ग्लूकोज है वो सही से नियंत्रित नहीं होगा और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। तो जो हम लोगों के यहाँ बीमारियां होती हैं, डायबिटीज जैसी बीमारी होती है, वो क्यों नहीं होती, वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर में इंसुलिन सही से नहीं बन रहा होता है। और अगर इंसुलिन सही से नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आरएनए बना नहीं रहा है। आरएनए क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि आपके शरीर में जो जीन है जो कि इंसुलिन बनाता है वो सही से काम नहीं कर रहा है, वो डैमेज हो गया है या किसी वजह से वो आनुवांशिक रूप से आपके पूर्वजों से आपके शरीर में सही ढंग से मतलब आपके पूर्वजों में भी खराब था और आपके अंदर भी खराब आया है, तो इसी वजह से ये बीमारी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज सिर्फ इसी कारण से होती है, डायबिटीज और भी बहुत सारे कारण होते हैं उनकी वजह से भी होती है, लेकिन आनुवांशिक कारण जो होता है ये आनुवांशिक कारण इस जो होता है वो यही होता है कि अगर आपके पूर्वजों में जीन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन सही नहीं है तो आपके शरीर में भी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन सही नहीं आएंगे, तो वो आरएनए को इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएंगे। आरएनए को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो हमारे शरीर में प्रोटीन यानी कि इंसुलिन प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, और जब इंसुलिन प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज को मैनेज नहीं कर पाएगा। ग्लूकोज को मैनेज नहीं करेगा तो हमारे शरीर का जो ग्लूकोज होगा वो क्या हो जाएगा, वो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और इसी कंडीशन को डायबिटीज कहते हैं। तो सीधी सी बात है, मैं
यहां पर यह बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कैरेक्टर होते हैं वो जीन पर ही निर्भर करते हैं। अगर जीन अच्छा है तो जीन अच्छे कैरेक्टर्स होंगे, जीन बुरा है तो बुरे कैरेक्टर्स होंगे। जीन अगर इंसुलिन जीन आपके अंदर सही से काम कर रहा है तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगी, अगर नहीं काम कर रहा है तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर आपके अदर जो हार्मोन आपकी बॉडी में निकल रहे हैं वो उनके प्रोड्यूस करने वाले जो जीन है वो सही से काम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में सही से काम होगा, नहीं हो रहे हैं तो नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर यहां पर मामला सब यही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब बच्चों हम लोग यहां पर, हाँ हाँ, तो अब यहां पर बच्चों, यहां पर समझ में ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसे डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक कहते हैं। डीएनए रिकॉम्बिनेशन या पुनः संयोजी तकनीक या पुनः संयोग तकनीक के नाम से जाना जाता है। तो डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक या डीएनए पुनः संयोग तकनीक के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये एक ऐसी तकनीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत मजेदार भी है। तो इसमें क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि कोई भी मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, और इंसान के जो ये जो टेक्नोलॉजी है बच्चों, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई इंसान है और यहीं पर क्या है बच्चों कि कोई मान लीजिए बैक्टीरिया है, ये मान लीजिए हमारे शरीर का बैक्टीरिया है, शरीर मतलब कोई भी बैक्टीरिया मौजूद है। तो होता क्या है बच्चों कि हम इंसानों के जीन को, ठीक है, इंसानों के जो जीन होते हैं उस इंसानों के जीन को हम क्या करते हैं किसी बैक्टीरिया में, किसी दूसरे जीव में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, दूसरे जीव में ट्रांसफर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इससे क्या होता है बच्चों कि इस बैक्टीरिया के अंदर जब ये जीन पहुंच जाता है, मान लीजिए कि कोई भी जीन है अगर हम किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दें, तो इससे क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है वो चीजें प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जो इंसानों के अंदर बनता था। यानी कि वेरियस टाइप के जो है वो जरूरी जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो प्रोडक्ट्स यानी कि वो प्रोटीन वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं जो इंसानों में बनते थे, लेकिन वो बैक्टीरिया उत्पन्न करना शुरू कर देता है क्योंकि हमने वो जीन बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया होता है। इस एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग ध्यान से समझें तो मान लीजिए इंसान के अंदर इंसुलिन नाम का जीन है, ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन मौजूद है। तो अगर हम इंसुलिन नाम का जीन हम बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दें तो बैक्टीरिया के अंदर जब इंसुलिन जीन पहुंच जाएगा तो ये इंसुलिन जीन क्या करेगा कि बैक्टीरिया के अंदर मौजूद आरएनए को इंस्ट्रक्शन देगा कि तुम इंसुलिन नाम का प्रोटीन बनाओ, और फिर क्या होगा बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन नाम का प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि दो अलग अलग जीवों के, समझ, ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप चाहें तो दो और भी जीवों के जीनों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, दो अलग अलग जीवों के जीनों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं और जीवों के अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, इसे हम लोग डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक के नाम से जानते हैं। किस तकनीक के नाम से जानते हैं? डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक के नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, दो जीवों के डीएनए को आपस में जोड़ देते हैं, तो इसे हम लोग डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक के नाम से बच्चों जानते हैं। ठीक है, तो होप कि बहुत सिंपल भाषा में यही चीज तुम किताब में पढ़ोगे तो किताब में पढ़ पढ़ के तुम्हारा सर दर्द हो जाएगा, लेकिन नहीं समझ में आएगी। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आप लोगों को बता दिया कि एग्जैक्टली डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक क्या है। क्या होता है, जब एक जीव के जीन को दूसरे जीव के जीनों के साथ मिक्स कर दिया जाता है, जब एक जीव के जीन को दूसरे जीव के जीनों के साथ मिक्स करके एक नए प्रकार का जीन का कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक के नाम से या डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने मनुष्य के इंसुलिन जीन को लिया और उसको बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। बैक्टीरिया ने क्या शुरू किया, जब बैक्टीरिया के अंदर ये जीन पहुंच गया तो बैक्टीरिया ने वो प्रोटीन या
वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया जो पहले इंसानों में बनता था। तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी होती है बच्चों, इसे हम लोग डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक के नाम से जानते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, जिसको किताबों में पढ़ पढ़ के तुम अपना सर फोड़ लेते, वो सिंपल से 2 मिनट के एक्सप्लेनेशन में ही बात कंफर्म हो गई कि एग्जैक्टली डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक होती क्या है। समझ में आ रही बात? बिल्कुल बात क्लियर है कि ये क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने क्या किया कि इन सभी, ये तीसरी चौथी बार बता रहा हूं, ठीक है, तीसरी बार बता रहा हूं, समझिएगा। मैंने इंसान के जीन को, मान मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने इंसान का जीन था और यहां पर बैक्टीरिया का जीन था, मैंने इंसान के कुछ जीन बैक्टीरिया के जीन के साथ ऐड कर दिया। ऐसे कॉम्बिनेशन में एक ऐसा जीन का जो है वो कॉम्बो तैयार हो गया जिसमें बैक्टीरिया के जीन के अंदर इंसान के जीन भी जुड़े हुए हैं, और इंसान का जीन जब मौजूद है यहां पर, तो ये क्या कर रहा है कि अपने अंदर से वो प्रोटीन बनवा रहा है जो कि इंसानों में बनते थे। फाइनली वो प्रोडक्ट्स जो है वो बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक या डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक के नाम से इसे जाना जाता है। अब यहां पर क्या होता है बच्चों कि अब अगर बैक्टीरिया के अंदर इंसान के जीन को जोड़ना है तो पहले इंसान के जीन को काटना पड़ेगा, बैक्टीरिया के जीन को थोड़ा काटना पड़ेगा, फिर इंसान के जीन को बैक्टीरिया के जीन में ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है वो एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिसे क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। वो कैसे की जाती है मैं अभी आगे बताता हूं। पहले ये बताइए कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक, बिल्कुल बात क्लियर हो गई? 100% क्लियर हो गई? ठीक है। हाँ, कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम चाहें तो। ग्रोथ हार्मोन, मनुष्यों के अंदर ग्रोथ हार्मोन होते हैं, तो मनुष्यों के अंदर ग्रोथ हार्मोन के जीन होते हैं जो मनुष्यों को ग्रोथ देते हैं, मतलब उनके अंदर जो है वो वृद्धि विकास के लिए सहायक होते हैं। तो हम मनुष्यों के ग्रोथ हार्मोन के जीन बैक्टीरिया के अंदर डाल दें, जिससे क्या हो, बैक्टीरिया वो ग्रोथ हार्मोन निकालना शुरू कर दे, और हम जिन लोगों की ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो रही है, उनके शरीर में उस प्रोडक्ट का इंजेक्शन जो है वो लगा दें, जिससे कि उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बात समझ में आ गई कि क्या होता है डीएनए? हाँ, बना सकता है। ठीक है, अंशिका जो है सर बैक्टीरिया में जीन वो सारे प्रोडक्ट बनाएगा जो इंसान में, हाँ मतलब सब नहीं कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो प्रोडक्ट वो बना लेगा। तो बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो ऐसे आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो इसको यहां पर लिख भी लो। इस तकनीकी में 2 या 2 से अधिक स्रोतों से डीएनए को संयोजित करके पुनरावृत्ति डीएनए बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में अक्सर विभिन्न जीवों के डीएनए को जोड़ना पड़ता है। यह प्रक्रिया डीएनए को काटने तथा पुनः जोड़ने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो ये बना लीजिए, ये बना लीजिए, और इसके बाद ये वाला पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, जिससे कि दोनों चीजें हो जाएं। तो बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? समीक्षा सक्सेना, मैंने आपका क्वेश्चन नहीं देखा सर, मेरे क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए प्लीज। ठीक है, मैंने नहीं, फिर से आप टाइप कीजिए। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों कि एग्जैक्टली डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक क्या होती है? सोचिए, दुनिया में ये सारी चीजें हो रही हैं, बैक्टीरिया से हम ह्यूमन जीन को तैयार करवा रहे हैं, ह्यूमन प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। फिगर, भैया फिगर भी बनाना है। ठीक है, डायग्राम बोलते हैं, फिगर नहीं कहते हैं बेटा। ठीक है, तो डायग्राम भी बना ले लीजिए और उसको लिख भी दीजिए। जो उनका बैक्टीरिया का जीन बैक्टीरिया का रहेगा प्रागु, और जो है ह्यूमन का जीन ह्यूमन का रहेगा। बस ये है, बैक्टीरिया के अंदर वो ह्यूमन जीन होगा जो कि ह्यूमन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराएगा। नोट कर लिया बच्चों?
सर बीमारी भी ला सकते हैं किसी जानवर में, बिल्कुल ला सकते हैं। बीमारी क्यों लाओगे किसी के अंदर, अर्जुन राजभर? अंशिका सर, जैसे ग्रोथ जीन बैक्टीरिया में डाला गया तो वो ग्रोथ से रिलेटेड है, और प्रोडक्ट कैसे बनाएगा? ग्रोथ से रिलेटेड हार्मोन बनाएगा, और उस हार्मोन को हम निकाल कर इंसान के शरीर में डाल देंगे, जिससे उसकी ग्रोथ बेहतर हो जाएगी। ठीक है अजय एंड तनु सर, जब जो प्रोडक्ट मिलेगा बैक्टीरिया से उसे ह्यूमन में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन जीन से ही प्रोड्यूस हम करा रहे हैं, बस बैक्टीरिया के द्वारा करा रहे हैं। ठीक है, अजय और तनु मिलकर जो है वो क्लास ले रहे हैं क्या? सर जब 100% जीन की स्टडी हो गई है तो ऑल डिजीज जो ठीक नहीं होती लाइक कैंसर, तो भी नहीं, उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अब जीन को हम लोग समझ चुके हैं, अब उसको करेक्ट करने के लिए वैक्सीन और बहुत सारी दवाएं बना रहे हैं समीक्षा। ठीक है सर, बैक्टीरिया से ह्यूमन भी तो ये प्रोसेस कर सकते हैं, ह्यूमन प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ह्यूमन को मारना पड़ेगा, ह्यूमन को के शरीर से वो अंग निकालना पड़ेगा, तो वो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है अंशिका, और अगर एक जीन और भी प्रोडक्ट बनाता है तो बाकी जीन जिनका वर्क है वो क्या करेंगे? मतलब अंशिका आपकी बात नहीं समझ में आई मुझे। अगर एक जीन और भी प्रोडक्ट बनाता है तो बाकी जीन जिनका वर्क है वो क्या करेंगे? एक जीन लगभग लगभग एक ही टाइप के प्रोडक्ट बनाने की कोशिश मतलब बनाता है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों? ये चीज नोट कर लिया आपने? ये नोट कर लिया जो मैंने आपको बताया? तो सर डायबिटीज भी कंप्लीट ठीक हो सकता है ना इन जीन चेंज करके? बिल्कुल हो सकता है, इस पर कोशिश की जा रही है समीक्षा सक्सेना, और जिसे जीन चिकित्सा कहा जा रहा है, लेकिन अभी ये प्राइमरी स्टेज में है। ठीक है, प्राइमरी स्टेज में है। चलिए, तो बच्चों होता क्या है कि मैंने क्या बताया कि इस टेक्नोलॉजी का जिस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये आपने देखा बच्चों कि मैंने क्या बताया कि मान लीजिए कि एक इंसान, कोई भी जीव है, मान लीजिए जीव एक है। ठीक है, अब ये जीव एक है, और ये मान लीजिए कि आपको मैंने बैक्टीरिया बता दिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया वाला जीव है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मान लीजिए कि इंसान के डीएनए है ये। ठीक है, ये इंसान का डीएनए है, और इस इंसान का जो डीएनए मौजूद है, ठीक है, इस इंसान का जो डीएनए मौजूद है उसको हम बैक्टीरिया के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का डीएनए है ये, तो बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर हम ऐड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इंसान का जीन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर ऐड करना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये जीन है, इसको हम बैक्टीरिया के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम इंसान के इस पर्टिकुलर जीन को कट करेंगे। ठीक है, इंसान के इस पर्टिकुलर जीन को हम कट करेंगे, और इसको कट करने के लिए जिस एक बायोलॉजिकल सीजर यानी कि एक जैविक कैंची का उपयोग करेंगे, यानी कि ऐसी कैंची जो बायोलॉजिकल एक मॉलिक्यूल होता है, वो मॉलिक्यूल जाकर उस पर्टिकुलर जीन को उस जगह से काट के अलग कर देता है। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा जो कि इस जीन को, इस डीएनए को काटकर अलग करेगा, इस मॉलिक्यूल का नाम होता है Cas9। वैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी आजकल यूज हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज हो रही है वो Cas9 का यूज किया जाता है। तो Cas9 नाम का एक प्रोटीन होता है, Cas9 नाम का क्या होता है बच्चों, एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बायोलॉजिकल सीजर कहते हैं, यानी कि इसे जैविक कैंची कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, जैविक कैंची। ये जैविक कैंची का काम क्या होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा, जैविक कैंची का काम क्या होता है। Cas9 प्रोटीन क्या है, एक टाइप की जैविक कैंची है, एक मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, डीएनए को अपनी पोजीशन से कट करके अलग कर देता है, जीन को अपनी पोजीशन से कट करके अलग कर देता है। तो याद रखिएगा, हमने जीन को काटने के लिए किस प्रोटीन का यूज किया है, Cas9 प्रोटीन का यूज किया है, और Cas9 प्रोटीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक कैंची कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है?
अब ये जो जीन अलग हो गया, ठीक है, इस जीन को हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, यानी ये जीन अलग हो गया, ठीक है, ये जीन हमने अलग कर लिया, इंसान के अंदर से इसको निकाल लिया, और इसको जब निकाल लिया तो हम अब इसको यहाँ पर ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर इसको कट करेंगे, मतलब इसको ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। और बैक्टीरिया के अंदर कट करने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया के एक पर्टिकुलर पोजीशन को कट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपके जीन का यूज करेंगे, ठीक है, कैस मतलब कहीं पर भी अगर आपको जीन को काटना है तो आप कैस9 प्रोटीन का यूज करेंगे, ठीक है। और फिर बैक्टीरिया के अंदर इस जीन को अगर आपको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए, ठीक है, जोड़ने के लिए मान लीजिए यहां पर हम जोड़ना चाहते हैं, तो हम यहां पर बैक्टीरिया के अंदर इस जीन को अगर जोड़ना चाहते हैं तो यहां पर इसको जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का यूज करेंगे जिसे डीएनए लाइगेज एंजाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम कहा जाता है। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज किया जाता है किस चीज के लिए? यहां पर जोड़ने के लिए, ठीक है। इसको यहां पर थोड़ा बड़ा करके लिख दूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ने के लिए, यानी बैक्टीरिया के अंदर अब इस जीन को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए जिस केमिकल का यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए लाइगेज एंजाइम, जिसे कहा जाता है डीएनए लाइगेज एंजाइम कहा जाता है, ठीक है, जिसे डीएनए लाइगेज एंजाइम कहा जाता है। तो ये एक तरीके से क्या है, एक जैविक गोंद की तरह से काम करता है, जो कि क्या करेगा कि किसी जीन को एक जगह पर जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, फिर से सुन लीजिए बच्चों, कि अगर दो जीवों के जीनों को आपस में जोड़ना है, ठीक है, तो क्या होगा, पहले एक जीव के जीन को कट करना पड़ेगा। कट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक विशेष प्रकार का मॉलिक्यूल, एक विशेष प्रकार का अणु यूज करते हैं जिसे कैस9 प्रोटीन कहते हैं। कैस9 प्रोटीन को हम जैविक कैंची के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो जैविक कैंची होती है कैस9 प्रोटीन, वो जीन को अपनी पर्टिकुलर पोजीशन से कट कर देती है। अब ये जीन अलग हो गया, ये जीन को अब क्या करना है, हमें बैक्टीरिया में जोड़ना है। जोड़ने के लिए जिस केमिकल का यूज करते हैं या जिस मॉलिक्यूल का यूज करते हैं उसे डीएनए लाइगेज एंजाइम कहते हैं, जिसे जैविक गोंद कहा जाता है। ये क्या करता है, उस डीएनए को ले जाकर बैक्टीरिया के एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जोड़ देता है, ठीक है। तो इसे हम लोग डीएनए लाइगेज एंजाइम कहते हैं, जैविक गोंद के नाम से इसे जाना जाता है। तो सीधी सी बात है, ये जो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम जीन को कट करते हैं और जीन को जोड़ने का काम करते हैं दूसरे जीव में, ठीक है, करते हैं, इसे डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस यूज की जाती है, ये जो कह सकते हैं तकनीक यूज की जाती है, जिसमें हम कैस9 प्रोटीन का उपयोग करके और डीएनए लाइगेज एंजाइम का उपयोग करके एक पर्टिकुलर जानवर से हम दूसरे जानवर में या दूसरे एक पर्टिकुलर पौधे से दूसरे पौधे में जीन को जोड़ देते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। क्या बोला जाता है? क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के नाम से इसे जाना जाता है, क्रिस्पर कैस9 तकनीक के नाम से इसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा, यूपीएससी ने 2 बार इस पर सवाल पूछा है कि क्रिस्पर कैस9 तकनीक क्या होती है। तो क्रिस्पर कैस9 तकनीक क्या करती है बच्चों, कि ये डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक में या दो डीएनए को आपस में जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें कैस9 प्रोटीन क्या होती है? कैस9 प्रोटीन जैविक कैंची की तरह काम करती है, जो डीएनए को एक पर्टिकुलर जगह से कट करती है। और डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है? जैविक गोंद की तरह से काम करता है, जो कि डीएनए को एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जोड़ देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि अगर तुम्हें नींद भी आ रही होगी तब भी अगर तुमने इसको आसानी से, अगर तुमने इसको समझा होगा, ठीक है, मतलब समझने की, मतलब बैठ के सिर्फ सुन लिया होगा, तब भी ये टेक्निक समझ में आ गई होगी। किताब में पढ़ेंगे, अपनी जान दे देंगे, ठीक है, तब भी ये सब तकनीकें जो हैं वो आसानी से समझ में नहीं आती हैं। तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, फिर से उन लोगों के लिए जो बिल्कुल सोए हुए थे उनकी बात बता दे रहा हूं। हम लोग डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक में क्या करते हैं, दो अलग अलग जीवों के जीन को आपस में जोड़ते हैं। तो एक जीव से जीन निकालते हैं, दूसरे जीव में जोड़ते हैं। तो जीन को निकालने के लिए, कट करने के लिए हम एक विशेष प्रोटीन का यूज करते हैं जिसे कैस9 प्रोटीन कहते हैं, जो एक जैविक कैंची कहलाती है, ठीक है। और जोड़ने के लिए, हम दूसरे जीव में जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज करते हैं जिसे जैविक गोंद कहते हैं। और ये जो है वो पर्टिकुलर जगह पर उस जीन को जोड़ देती है, ठीक है, जोड़ देती है। तो उस वहां से कट हुआ, यहां पर जुड़ गया और नए प्रकार का
एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्पर कैस9 तकनीक कहते हैं। क्रिस्पर कैस9 तकनीक की मदद से ही हम लोग आजकल जो है दो जीवों के जीन को या डीएनए को कॉम्बो कर रहे हैं। तो होप कि ये बच्चे आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इसे ये काम किया जाता है। प्रागु कह रहे हैं सर दो जीव से जीन ले रहे हैं, तो मैन लिए ह्यूमन के दो जीन उस यूज कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया के भी नहीं, बैक्टीरिया की से जरूरी तो है, हम बैक्टीरिया में इसको ऐड कर दे रहे हैं, तो बैक्टीरिया की दो पोजीशन पर हमने ऐड कर दिया। सर डीएनए की लेंथ कितनी होती है? लेंथ बहुत लंबी होती है, अगर पूरा डीएनए निकालोगे तो कई किलोमीटर्स में निकलेगी। ठीक है सर, मैं नॉन साइंस स्टूडेंट हूँ, फिर भी अच्छे से समझ में आया, थैंक यू इतना अच्छे समझाने के लिए। सुमन बाला, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये प्रोसेस होता कैसे है, जीवित इंसान से जीवित बैक्टीरिया में, ये लैब के अंदर किया जाता है, लैब के अंदर किया जाता है, लैब के अंदर नियंत्रित तरीके से इसको किया जाता है, जिसमें हम एक जीन को कट करके दूसरे शरीर में डालते हैं। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों। क्रिस्पर का मतलब होता है क्लस्टर्ड रेगुलेटरी, ठीक है, का जो आपका क्रिस्पर का जो फुल फॉर्म होता है वो है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। ठीक है, तो ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो क्रिस्पर कैस9 का एग्जांपल क्या होता है, सॉरी फुल फॉर्म क्या होता है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों, जल्दी बताइए, जोश दिखाइए। बिल्कुल बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, और ये क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी में कैस9 का क्या यूज होता है, और डीएनए लाइगेज एंजाइम का क्या यूज होता है। कैस9 प्रोटीन जो है वो जीन को कट करती है, और डीएनए लाइगेज एंजाइम उसको वहां पर जोड़ती है। प्रवेश शुक्ला जी, हमारे शरीर में हमने बताया था ना कि हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से अब हम हर जीन को समझ चुके हैं कि कौन सा जीन कहाँ मौजूद है। तो जिस जीन को हमें निकालना होता है उसे हम टारगेट करते हैं, और इसमें कैस9 प्रोटीन की मदद से उसको कट करके अलग कर लेते हैं। बिल्कुल बात क्लियर बच्चों, थैंक यू प्राची सेन। इसको नोट, इसको बना लीजिएगा बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। नोट कर लिया। हो गया बच्चों, नोट कर लिया। डीएनए रिकॉम्बिनेशन वो प्रोसेस, डीएनए रिकॉम्बिनेशन एक तरीके से पूरी तकनीक को बोलते हैं, मतलब पूरा का पूरा जो ये किया जाता है, दो जीन को आपस में जोड़ा जाता है, इसे डीएनए रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और उसमें जिस तकनीक का उपयोग करके ये काम किया जाता है उसे क्रिस्पर कैस9 बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ गई। समीक्षा, हाँ, कैस9 प्रोटीन को कैंची सिर्फ नाम से बोला जाता है या रियल में कैंची का यूज करते हैं? नहीं भैया शालिनी सिंह, इसे सिर्फ नाम से बोला जाता है, ये तो आपको आंखों से दिखाई भी नहीं देगी। ठीक है, ये नहीं है कि उठाया कैंची और काट दिया शालिनी सिंह। ठीक है, हाँ, अब ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। इसके अलावा भी आजकल जो है ये जो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी है बच्चों, इस क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के अलावा भी
जो है कई तकनीक यूज की जा रही है। अच्छा, ये जो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी है, ये दुनिया में रेवोल्यूशन ला चुकी है, क्योंकि जीन को काटने में, जीन को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी क्योंकि बहुत रेवोल्यूशन ला चुकी है, तो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप जो है दो महिलाओं ने किया था। एक का नाम था इमैनुअल चारपेंटियर या कारपेंटियर, और दूसरे का नाम था जेनिफर ए डॉडना। ठीक है, ए डॉडना। तो ये दो महिलाएं थी जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यानी क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था, और इसके लिए इन दोनों लोगों को 2020 का नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इनके नाम याद रखिएगा, इमैनुअल चारपेंटियर या जेनिफर ए डॉडना। क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी को इन्होंने ही डेवलप किया था, इसीलिए इनको 2020 का जो है वो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया था। इसको भी नोट कर लीजिए, इस इंफॉर्मेशन को भी। थैंक यू अनम सोनम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि दो महिलाओं को जिन्होंने क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था उनको इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, इन दोनों ने किया था। इसके अलावा भी क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के अलावा भी बच्चों बहुत सारी तकनीक आजकल उनका उनका टेस्ट चल रहा है, जिसकी मदद से हम जीन को कट कर सकते हैं या जीन को जोड़ सकते हैं। तो जीन को कट करने के लिए, जीन को जोड़ने के लिए हम लोग और भी बहुत सारी तकनीकों का उपयोग आजकल शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको उनके डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिस्पर कैस9 ही यूज हो रहा है, यही मशहूर है। ठीक है, लेकिन उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो ये अदर टेक्निक जो है वो ये मौजूद हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये हिंदी में भी मैंने लिख दिया है और इंग्लिश में भी लिख दिया है, तो ये लिख लीजिएगा। और मतलब अन्य तकनीकें, ठीक है, यानी कि जीन को जोड़ने के लिए और जीन को कट करने के लिए अन्य तकनीकें जो आजकल जो है वो जिन पर एक्सपेरिमेंट, जिन पर प्रयोग चल रहे हैं, उनमें से एक है साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस SDN1 SDN2, जिंक फिंगर न्यूक्लियेजेस ZFNs, और टैलेंस ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर टैले एंड ए न्यूक्लियस डोमेन। तो ये सब जो तकनीकें हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनका भी आजकल जो है वो टेस्ट और ट्रायल चल रहा है जीन को कट करने के लिए, जीन को जोड़ने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हमारे क्रिस्पर कैस9 है। तो क्रिस्पर कैस9 में क्या होता है उसको मैंने थोड़ा डिटेल बता दिया। इसके सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए कि कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया गया कि एग्जैक्टली ये टेक्नोलॉजी किसमें यूज की जाती है, तो आप बताइएगा कि जीन को काटने और जीन को जोड़ने के लिए, यानी कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन जो तकनीक है उसमें इन सारी प्रोसेसेस का यूज किया जाता है। तो अन्य तकनीकें सिर्फ इनके नाम आपको पता होने चाहिए, इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है हिना खान, इसके बाद जो है वो आपको डीएमपी वगैरह जो कराए जाएंगे उनमें क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लाइव आप लोगों को क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, यहां पे मेरे लेक्चर्स होंगे, आफ्टर क्लास जो है वहां पे आपको क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस के दिए जाएंगे, तो वहां पे आप करिएगा। अगर हम लोग क्वेश्चंस ही एक्सेप्ट करेंगे तो फिर हम लोग कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। सर इंसुलिन जीन को ह्यूमन से निकाल देंगे तो ह्यूमन में कैसे इंसुलिन बनेगा, पूजा दुबे कह रही हैं। तो बेटा, हम लोगों के शरीर में अरबों कोशिकाएं होती हैं, उनमें से एक दो या कुछ कोशिकाओं से ही हमें निकालना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसे आपके शरीर का मान लीजिए आपका बाल ले लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उसी बाल के अंदर से हम वो जीन निकाल लेंगे। समझ में आ रही बात है, अभी आगे देखेंगे कैसे कर रहे हैं, इसे भी नोट कर लीजिए। तो ये सारी टेक्निक टेक्नोलॉजी भी हैं जिनका यूज किया जा रहा है, लेकिन मेन यूज जो है वो किसका किया जा रहा है, उसी का।
नोट कर लीजिए बच्चों इससे जल्दी से। हाँ, डीएनए किसी भी हिस्से से आपकी बॉडी से निकाला जा सकता है। नोट कर लिया बच्चों, बिल्कुल क्लियर। नहीं, कभी कभी एक फंक्शन के लिए मल्टीपल जीन भी यूज होते हैं। समीक्षा सक्सेना। बिल्कुल पूरा किया जा सकता है मोहम्मद समीर भाई। माइक्रोस्कोप, हाँ, बहुत हाई फाई माइक्रोस्कोप की जरूरत होते हैं। आपके नॉर्मल माइक्रोस्कोप से ये नहीं होता है। आपके नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं होता है। बहुत ही स्पेशल माइक्रोस्कोप्स होते हैं, उनकी मदद से इसको किया जाता है। ठीक है, चलो, ये नोट हो गया बच्चों, ये सारा का सारा नोट हो गया। तो अदर टेक्निक जिनका यूज किया जाता है, हम लोग जीन को काटने के लिए, जीन को जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं, वो एग्जैक्टली ये सारे थे। अब देखो बच्चों, ये जो रिकॉम्बिनेशन टेक्निक यूज की जाती है, ठीक है। अभी पता चल जाएगा शालिनी सिंह कि इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये जो रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसमें कैसे हम प्रोसेस करते हैं, इस प्रोसेस को मैं डिटेल में आप लोगों को बता देता हूं, जिससे कि आपको जो है ये बातें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ई कोलाई एक बैक्टीरिया लेंगे। मान लीजिए ये ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया को इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे शरीर में पाया जाता है, और हमारे शरीर के साथ इसका मामला थोड़ा सा एडजस्टेबल वाला होता है, एडजस्ट करने वाला होता है, इसलिए हम ई कोलाई बैक्टीरिया लेते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया में एक विशेष प्रकार का डीएनए होता है, एक विशेष प्रकार का डीएनए होता है जो गोले आकार में होता है, जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, और बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो याद रखिएगा बच्चों, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये बैक्टीरिया है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, और ये ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर एक विशेष प्रकार का डीएनए पाया जाता है, जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान समझिएगा। अब यहां पर किसी भी बुक को लेने की जरूरत नहीं है सेवक कुमार, सिर्फ क्लास तुम सही से कर लो, क्लास नोट्स तैयार कर लो, तुम्हारा जो है वो भला हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या बताया, एक बैक्टीरिया लिया जाता है। वही पूरी प्रोसेस को मैं थोड़ा सा टेक्निकल बताता हूं आप लोगों को। तो ये बैक्टीरिया लिया गया, ये जो बैक्टीरिया है वो एक विशेष प्रकार का प्लाज्मिड, इस बैक्टीरिया के अंदर एक विशेष प्रकार का डीएनए होता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये जो सर्कुलर डीएनए आपको दिखाई पड़ रहा है, इसे प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर से वैज्ञानिक जो है वो इस प्लाज्मिड को बाहर निकालते हैं। इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल दिया, ये इस प्लाज्मिड को क्या किया, बाहर निकाल दिया। इस प्लाज्मिड को एक पर्टिकुलर पोजीशन से, यानी ये जो प्लाज्मिड होता है एक प्रकार का क्या है, डीएनए है। तो बैक्टीरिया का डीएनए है, तो हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड को एक पर्टिकुलर पोजीशन से कट कर दिया। कट किसकी मदद से किया बच्चों? कट किया वही आपका Cas9 प्रोटीन की मदद से। तो Cas9 प्रोटीन की मदद से जो प्रोटीन है, उस Cas9 प्रोटीन की मदद से हमने बैक्टीरिया का एक पर्टिकुलर जगह से डीएनए कट कर दिया। तो इसे कट कर दिया Cas9 प्रोटीन की मदद से। अब ये जगह क्या हो गई बच्चों? खाली हो गई। ठीक है, ये जगह क्या हो गई? खाली हो गई। अब हमने ह्यूमन की सेल ले ली, यानी कि मानव की कोशिका ले ली। अब मानव की कोशिका के लिए आप जैसे कुछ लोग हैं ना बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि अरे सर, अगर हम मानव की कोशिका लेंगे तो मानव का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपकी बॉडी का एक सेल, आपकी बॉडी का मान लीजिए एक सेल
लेना है तो आपकी बॉडी के बाल से ले सकते हैं, नाखून से ले सकते हैं, खून से ले सकते हैं, स्किन से ले सकते हैं, कहीं से भी इसको ले सकते हैं। तो कोई इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि किसी इंसान की जान बचानी है और आप अपने बाल काट के दे दीजिए, एक बाल काट के दे दीजिए, तो आपको क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो अब क्या हुआ कि आपने मानव कोशिका ली, मानव कोशिका लेकर आपने मानव कोशिका के अंदर वो जीन अलग कर लिया, वो जीन अलग कर लिया जो कि हमें इस बैक्टीरिया के साथ जोड़ना है। मान लीजिए कि आपने इंसुलिन जीन है उसको अलग कर लिया, ठीक है। ये सब प्रोसेस कहां पर हो रही है? सब लैब के अंदर हो रही है, ये सारी प्रक्रिया प्रयोगशाला में हो रही है। तो हमने मानव कोशिका ली, मानव कोशिका को लेने के बाद हमने जो है एक पर्टिकुलर जीन जिसको हमें अलग करना है उसको हमने अलग कर लिया, आइसोलेट कर लिया। और फिर इस इंसुलिन जीन को हमने अलग करके और फिर इस इंसुलिन जीन को अलग करके हमने क्या किया? डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से, डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से हमने क्या किया कि इस बैक्टीरिया के अंदर इसको जोड़ दिया। इस बैक्टीरिया के यहां पर जो मैंने कट किया था ना, जो जगह खाली हुई थी, यहां पर इस डीएनए को जोड़ दिया। यानी कि ये जो है वो इंसान का इंसुलिन जीन है, ठीक है। ये इंसान का जो है वो इंसुलिन जीन है और ये जो है हो गया किसका? बैक्टीरिया का डीएनए हो गया, यानी जिसे हम लोग प्लाज्मिड कह रहे हैं। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन तैयार हो गया, ठीक है। तो इसे ही रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहा जाता है या इसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं ना, दो जीवों के जीनों को आपस में ऐड कर रहे हैं ना, तो इसे क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के नाम से इसे जाना जाएगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया, जिसमें इंसुलिन जीन ह्यूमन का है और साथ ही साथ ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड मौजूद है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम फिर वापस बैक्टीरिया में डाल देंगे, फिर बैक्टीरिया के अंदर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम डाल देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि बैक्टीरिया ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम लोगों का क्या जुड़ा हुआ है? इंसान का ह्यूमन इंसुलिन जीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया को हम न्यूट्रिटिव मीडियम देंगे, यानी पोषक माध्यम देंगे। और जब पोषक माध्यम दिया जाएगा इस बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया क्या करता है? अपने बच्चे तैयार करता है, ठीक है, बच्चे तैयार करेगा। तो जब हम इसको पोषक माध्यम में, न्यूट्रिटिव मीडियम में डालेंगे, ठीक है, यानी न्यूट्रिटिव मीडियम में इसको डालेंगे, तो इसके बाद ये बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट लेकर, पोषक पदार्थ लेकर डुप्लीकेट करना शुरू कर देगा। यानी 1 से 2 बैक्टीरिया, 2 से 4 बैक्टीरिया, इस तरीके से बैक्टीरिया जो है अपने बच्चे बिल्कुल अपनी फोटोकॉपी तैयार करना शुरू कर देंगे। अब फोटोकॉपी तैयार करेंगे तो उनके अंदर भी वही जीन जाएगा, उनके बच्चों में भी वही जीन जाएगा। तो 1 से 2 बैक्टीरिया, 2 से 4 बैक्टीरिया, 4 से 8 बैक्टीरिया, 8 से 16 बैक्टीरिया, ऐसे करते करते पूरा लाखों करोड़ों, कुछ दिनों के अंदर अरबों खरबों तरबों जो है बैक्टीरिया की कॉलोनी बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएंगे? आपकी जो उन जीवाणुओं की जो आपने बनाए थे, जो स्पेशल तरीके से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए से बनाए हुए जो जीवाणु हैं, उन जीवाणुओं की क्या बन जाएगी? जीवाणुओं की कॉलोनी बन जाएगी, ठीक है, कॉलोनी बन जाएगी। बहुत सारे जो है वो बैक्टीरिया ऐसे तैयार हो जाएंगे और सबके अंदर क्या मौजूद है बच्चों? ह्यूमन इंसुलिन जीन मौजूद है। तो अब क्योंकि सारे बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन इंसुलिन जीन मौजूद है, करोड़ों अरबों बैक्टीरिया ऐसे तैयार हो गए, तो जब अब इनके अंदर, सबके अंदर इंसुलिन जीन मौजूद है, तो ये सारे बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनके अंदर जीन मौजूद। आपको पता है कि कोई भी कैरेक्टर जो डेवलप होता है वो जीन की वजह से होता है। अब ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं बच्चों, इनके अंदर इंसुलिन जीन मौजूद है, तो इंसुलिन प्रोटीन भी बनाएंगे। यानी ये सारे के सारे बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे? इंसुलिन प्रोटीन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। अब अगर ये इंसुलिन प्रोड्यूस करना इन्होंने शुरू कर दिया, तो इसको फैक्ट्री के अंदर या लैब के अंदर जो है, जब ये इंसुलिन खूब सारा प्रोड्यूस करेंगे, तो इसको क्या होगा कि छोटी छोटी जो शीशियां होती हैं, बॉटल्स होती हैं, उनके अंदर इसको भर दिया जाएगा। और जब भरकर इसको क्या किया जाएगा, ये इंसुलिन पूरा तैयार हो गया। अब इस इंसुलिन को है उस इंसान को बाजार में इसको उतार कर बाजार में बेच दिया जाएगा और उस इंसान को दे दिया जाएगा जो कि एक डायबिटीज पेशेंट है, जो उसको रोज इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत होती है, जो डायबिटीज का मरीज है, ठीक है, जो डायबिटीज का मरीज है, जो कि रोज इंसुलिन लगाकर अपने शरीर में इंसुलिन की जरूरत को पूरा करता है, तो उसको बाजार में इंसुलिन, यही जो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न इंसुलिन है, उसको निकालकर, उसको शीशियों में भरकर
उस मरीज को दे दिया जाएगा जिसको रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है। और इससे क्या होगा, ये अपना इंसुलिन लगाकर अपने जीवन को जो है वो जिएगा, अपने जीवन को जो है वो मतलब अपने आपको स्वस्थ रखेगा। ठीक है। तो जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे अभी बहुत है कि सर इंसुलिन ये सब प्रोड्यूस करने की जरूरत क्या होती है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, जिन लोगों को डायबिटीज होती है, जिन लोगों के अपने आसपास देखा होगा डायबिटीज होती है, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके शरीर में इंसुलिन की जरूरत होती है। और इंसुलिन की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या होता है, वो बाजार से इंसुलिन को खरीदते हैं और फिर इंजेक्शन के जरिए रोज खाने से पहले या खाने के बाद जो है इंसुलिन लगाते हैं। तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, इंसुलिन की जरूरत को पूरा करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। सोचिए कितनी मजेदार चीजें इस दुनिया में हो रही हैं। मतलब आज इस वक्त जो डायबिटीज मरीज हैं जिनको इंसुलिन की जरूरत है, वो असल में किसी इधर उधर से नहीं तैयार की जा रही, बल्कि उनको बैक्टीरिया द्वारा उनको उस इंसुलिन को तैयार करके दिया जा रहा है। पहले यही इंसुलिन जो है वो सुअर के पेंक्रियास से निकाली जाती थी, गाय भैंसों के पेंक्रियास से निकाली जाती थी। तब माना यह जाता था कि एक इंसान की इंसुलिन की जरूरत को पूरा करने के लिए, साल भर में इंसुलिन की जरूरत को पूरा करने के लिए एक इंसान के कम से कम 70 से 80 सूअरों को मारना पड़ता था। ठीक है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था, और बड़ा निर्मम काम था। ठीक है। और फिर सूअर का जो इंसुलिन है वो इंसान के इंसुलिन के की तरह से कभी कभी मतलब बॉडी एक्सेप्ट भी नहीं करती थी। यहां पे तो हमने इंसान के इंसुलिन जीन को यूज किया है ना, तो यहां पर इंसान के इंसुलिन जीन जो है वो यूज किए गए हैं, तो इंसान की बॉडी उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है और किसी को मारना होना भी नहीं पड़ता है। और ये काम आजकल किया जा रहा है। तो आज मार्केट में जो भी इंसुलिन अवेलेबल है, जो कि लोग यूज करते हैं अपने बीमारी को दूर करने के लिए, वो असल में ऐसे ही तैयार की जा रही है, रिकॉम्बिनेशन तकनीक की मदद से ही तैयार की जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, होप कि ये बात आप लोगों को मतलब समझ में भी आई होगी, और साथ ही साथ जो है आपको मजा भी आया होगा और आपको आश्चर्य भी लगा होगा कि आखिर ऐसा हो रहा है। हाँ भैया, ऐसा ही हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा इसको फिर से हम समझ लेते हैं, जिस लोग जो थोड़ा सा भी डाउट ना रहे। हम एक बैक्टीरिया लेते हैं, बैक्टीरिया के अंदर एक विशेष प्रकार का डीएनए होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। और ये जो प्लाज्मिड होता है, इसको हम पहले बैक्टीरिया के अंदर से बाहर निकालते हैं लैब के अंदर, इसको एक पर्टिकुलर जगह से कट कर लेते हैं, किसकी मदद से, कैस9 प्रोटीन की मदद से। फिर हम मानव कोशिका लेते हैं, मानव कोशिका से हम इंसुलिन जीन या जो भी जीन हमें आइसोलेट करना हो, यहां तो मैं उदाहरण की तरह से बता रहा हूं, उसको मैंने आइसोलेट कर लिया। फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से हमने जो है बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंसुलिन जीन को ऐड कर दिया। इस तरीके से ये एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या डीएनए बन गया। इसको हमने फिर बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया और फिर पोषक माध्यम में बैक्टीरिया को रखा। बैक्टीरिया को जब पोषण मिला तो उसने अपने बच्चे पैदा किए। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, कुछ दिनों में जीवाणुओं की कॉलोनी बन गई, बैक्टीरिया की कॉलोनी बन गई, सबके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन मौजूद है। अब उन्होंने सबने जो है वो प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया, इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया, उसको जो है शीशियों में भरकर उन मरीजों तक पहुंचा दिया जाता है जो कि जिनको इंसुलिन की जरूरत होती है। तो आज दुनिया में जो इंसुलिन बन रहा है, उनमें से मोस्टली जो इंसुलिन है वो इसी तरह से तैयार किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, होप कि ये बात बिल्कुल 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 भी आपको क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? हाँ, बैक्टीरिया भी एक कोशिका की तरह ही होता है प्रीति झा। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? जल्दी बताइए। अगर उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं मिलेगा तो उनकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और फाइनली जो है उनका शरीर नष्ट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों, जल्दी बताइए। मजा आया ये चीज जानकर? थैंक यू हिना खान। हाँ, इस तरह से किसी भी तरीके के एंजाइम्स को बनाया जा सकता है। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है लक्ष्मी ध्रुव, मैंने कई बार समझा दिया
कि आप क्लासेस कीजिए और क्लासेस के बाद जो है आप जो है जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं या नोट्स क्लास में आपको बताए जा रहे हैं इनको तैयार कीजिए। इतना कर लेंगे बच्चे, आपका उद्धार हो जाएगा। बहुत किताबें पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। समझ में आया बच्चों? मजा आया ये सारी चीजें जानकर? बहुत बढ़िया, इसे नोट कर लीजिए बच्चों। पप्पू कुमार कह रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बिल्कुल बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा बना लीजिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है पूरा इसी तरह से बना लीजिए। हाँ, बैक्टीरिया को भी कट कर सकते हैं। हर तरीके के एंजाइम्स बनाए जा सकते हैं जिनकी जरूरत है, और अभी बनाए जा रहे हैं। अभी आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा सब्र करें, आप लोगों को इस सारी चीजें मैं बताता हूं। बना लिया बच्चों? हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। तो बच्चों आजकल जो है इसकी मदद से ये जो टेक्नोलॉजी है ना, अब इसकी जगह पर जैसे इंसुलिन जीन आप लगा रहे हो, तो इंसुलिन जीन की जगह पर कोई और भी जीन लगा सकते हो आप। किसी दूसरे हार्मोन का जीन लगा सकते हो, या किसी और भी चीजें पैदा कर सकते हो। तो आप बैक्टीरिया की मदद से, यानी ये जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक है, ठीक है, ये डीएनए रिकॉम्बिनेशन, इससे कोई भी प्रोटीन आप जीवाणुओं से बनवा सकते हो, कोई भी हार्मोन जीवाणुओं से बनवा सकते हो। तो आजकल बच्चों इस पर बहुत सारा काम चल रहा है। तो आजकल सबसे पहले तो मैंने आपको यही बता दिया कि ह्यूमन इंसुलिन जो जीन है वो इसकी मदद से बनवाया जा रहा है, जो डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। इसके अलावा बहुत सारे कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे सोमैटोट्रोपिन हार्मोन होता है, ठीक है, और साथ ही साथ ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है। तो ये भी जो है डॉर्फिज्म, यानी कि जो लोग बौनेपन के शिकार होते हैं बच्चों, तो बौनेपन की बीमारी दूर करने के लिए, बौनेपन के शिकार लोगों के बौनेपन की बीमारी को दूर करने के लिए सोमैटोट्रोपिन नाम का
हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको लगा देने पर मतलब इसी तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, और जो लोग बौनेपन के शिकार होते हैं उनको बचपन से लगा दिया जाता है, जिससे उनकी लंबाई वगैरह बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये होता है। इसकी मदद से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन तैयार की जा रही है आजकल। ठीक है, जो हेपेटाइटिस बी वायरस से बचाने के लिए इसकी मदद से जो है वो हीमोफीलिया रोगी जो होते हैं, इसकी मदद से जो हुपिंग कफ वैक्सीन तैयार की जा रही है। इसकी मदद से जो है वो इंटरल्यूकिन नाम का प्रोटीन तैयार किया जा रहा है, जो किडनी के कैंसर को दूर करता है। इसकी मदद से इरेथ्रोपोइटिन तैयार किया जा रहा है, जो कि एनीमिया यानी कि जो शरीर के अंदर जो है रक्त की जो कमी हो जाती है, लोगों के अंदर रक्त की कमी को दूर करने के लिए इरेथ्रोपोइटिन नाम का प्रोटीन बनाया जा रहा है। इसकी मदद से फैक्टर 8 नाम का प्रोटीन बनाया जा रहा है, जो कि हीमोफीलिया, ऐसे लोग जिनके शरीर में जो है वो ऐसे प्रोटीन नहीं बनते हैं जिसकी वजह से उनके शरीर में ब्लड क्लॉट हो सके। तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता। ब्लड क्लॉट का मतलब कि जब उनका शरीर में कभी चोट वगैरह लगती है तो उनमें खून निकलना शुरू हो जाता है और वो खून जो है रुकता नहीं है। तो उनके शरीर में क्यों ऐसा होता है कि उनके शरीर में एक बार कट लगने पर खून नहीं रुकता? क्योंकि उनके शरीर में फैक्टर 8 प्रोटीन नहीं बन पाता है। और तो हमने क्या किया है कि ये जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक है उसकी मदद से फैक्टर 8 प्रोटीन बनवाया है और बनवाकर उनके शरीर में हम डाल देते हैं। तो उनके शरीर में नेचुरल तरीके से नहीं बन पाता, तो हम फैक्टर 8 प्रोटीन जो है वो जैसे इंसुलिन देते हैं वैसे फैक्टर 8 प्रोटीन उनको महीने 15 दिन में दे देते हैं, जिससे उनकी बॉडी में ब्लड, अगर चोट वगैरह लगने पर ब्लड क्लॉट होने लगता है और कोई किसी तरीके से समस्या नहीं होती है। तो आजकल बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की जा रही हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। ह्यूमन इंसुलिन का तो उदाहरण मैंने दे ही दिया था। सोमैटोट्रोपिन जो है वो बौनेपन को दूर करने के लिए, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हेपेटाइटिस को से बचाने के लिए, इरेथ्रोपोइटिन जो है वो रक्त की कमी को दूर करने के लिए, इंटरल्यूकिन जो है कैंसर की किडनी के कैंसर को दूर करने के लिए, हुपिंग कफ वैक्सीन जो है वो हुपिंग कफ यानी कि जो काली खांसी होती है ना, जो खांसी होती है उस खांसी का इलाज करने के लिए। ठीक है, खांसी की वैक्सीन होती है ये। ठीक है, खांसी का इलाज करने के लिए इस वैक्सीन का यूज किया जाता है। तो इसको भी जो बनाया जा रहा है वो इसी टेक्नोलॉजी की मदद से। साथ ही साथ जो है हीमोफीलिया जो रोगी होते हैं जिनके शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं होता है, जिनके शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं होता है, उनकी ब्लड क्लॉटिंग कराने के लिए फैक्टर 8 का यूज करते हैं। तो ये सब चीजें आजकल बनाई जा रही हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी बीमारियों का इलाज या बीमारियों से बचाव जो है बच्चों, इसी टेक्नोलॉजी की मदद से हम कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से कर रहे हैं। तो इसे आप नोट कर सकते हैं या बाद में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाद में, लेकिन अभी नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी शॉर्ट में नोट कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? सोचो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। नहीं, ऐसे कोई टेक्निक का नुकसान नहीं है पप्पू कुमार, फायदा ही ज्यादा है।
नोट हो गया बच्चों? खुशी, घबराइए मत, यूट्यूब पर क्लासेस नहीं हो रही हैं अब। 2 क्लासेस हम लोग, खुशी बड़ी नाराज हैं, खुशी काफी नाराज हैं। कह रही हैं सर यूट्यूब पर क्यों क्लासेस हो रही हैं? भाई नाराज होने वाली बात भी है कि हमने यहाँ पर पेमेंट किया है, तो यूट्यूब वाले फ्री में क्यों देखें? ठीक है, अपना भला हो ना हो, दूसरों का भला कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग ऐसे ही तो हैं। हम एग्जैक्टली हम ये सोचते हैं हम पढ़ें ना पढ़ें, ठीक है, हमने पैसे दिए हैं तो हम क्लासेस सिर्फ हम तक आनी चाहिए, इसके अलावा नहीं जानी चाहिए। तो बिल्कुल बात सही है प्रीति, खुशी, सॉरी खुशी, बिल्कुल आपकी बात सही है। आपका जो है वो आपने पैसे दिए हैं तो आप ही को क्लास मिलेगी, मैं आप ही को पढ़ाऊंगा। 2 दिन क्लासेस जो है वो यूट्यूब पर डाली जाती हैं हमारे प्रचार प्रसार के लिए, हमारी रोजी रोटी के लिए, कि एग्जैक्टली लोग देख पाएं। बहुत लोग बच्चे होते हैं जो क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, नहीं ज्वाइन करते हैं कि उनको पता नहीं कैसे सर पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे। तो 2 दिन डेमो क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब पर भी लाइव की जाती हैं, जिससे कि सभी बच्चे देख पाएं कि क्लासेस के अंदर क्या पढ़ाई हो रही है, किस तरीके की क्लासेस चल रही हैं, थोड़ा उनको आइडिया मिल पाए, जिससे कि वो रेगुलर बैच आपके जैसे पैसे पेमेंट करके जो है बैच ज्वाइन कर पाएं। तो इसलिए ये काम किया गया। बाकी जो है वो 2 दिन क्लासेस चली, इसके बाद आज क्लासेस नहीं चल रही हैं, आज यूट्यूब पर कोई लाइव क्लास नहीं है। तो बिल्कुल आप परेशान मत हो खुशी, ठीक है, आपको ही मिलेगा और इतने में इतना ही मिलेगा। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं बोल रहे हैं? ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? अब इसका फायदा उठाइए, पैसे दिए हैं तो पूरा फायदा उठाइए, और अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। नोट कर लिया बच्चों? हाँ देखो, हिना खान ने कहा कि यूट्यूब पर देखने के बाद ही हमने, थैंक यू खुशी, थैंक यू सो मच। तो यूट्यूब पे देखने के बाद ही हिना खान ने ज्वाइन किया है, तो ऐसे ही हम लोग चाहते हैं। नहीं, वो दूसरी क्लासेस हैं बच्चों, कीर्ति सिंह, वो संभव बैच की क्लासेस होती हैं, जो कि हम लोग एग्जाम से पहले जो है रिवीजन कराते हैं। मतलब एक तरीके से सभी बच्चों को, जो बच्चे नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पेमेंट करने की उनके अंदर कैपेसिटी है, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर क्षमता नहीं है, उनके घर की ऐसे कंडीशंस नहीं है कि वो फीस दे पाएं, उतनी भी फीस दे पाएं जो कि आप लोग, मतलब आप जैसे भी, आप लोगों की भी फीस कंपेरेटिवली बहुत सस्ती है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अंदर उतनी भी क्षमता नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो क्लासेस चलाई जाती हैं, थोड़ा सा फास्ट होती हैं, रिवीजन क्लासेस होती हैं, ठीक है, इतनी इत्मीनान से जैसे आप लोगों को पढ़ाया जाता नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें हम लोग क्लासेस के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो एक कह सकते हैं ना कि कुछ काम तो हमें मानवता के हिसाब से भी करना चाहिए, इंसानियत के आधार पर भी करना चाहिए। तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस मानवता के आधार पर उन बच्चों के लिए जो कि किसी भी हालत में छोटी सी भी फीस नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए ये क्लासेस चलाई जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें 10-10 मतलब लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट की जाती है, ठीक है, तो वो किया चलाया जाता है। हाँ, फ्री सीरीज चलाई जाती है। ठीक है, चलिए, हो गया बच्चों? बिल्कुल अजय, अजय तनु, बहुत अच्छी बात आपने बताई। नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने? तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत अच्छी तरीके से, होप कि आपको लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये आपकी जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या क्या है और कहाँ कहाँ पर आजकल यूज हो रहा है। तो अगर अभी लेटेस्ट की बात की जाए बच्चों, तो लेटेस्ट अभी एक कोरोना वैक्सीन बनाई है, लेटेस्ट अभी एक कोरोना वैक्सीन बनाई है जो कि नाक से दी जा सकती है। तो दुनिया की पहली नाक से
दी जाने वाली, नाक से दी जाने वाली वैक्सीन है, दुनिया की दुनिया की पहली दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन बनाई है भारत ने। कोरोना वैक्सीन बनाई है भारत ने, और ये जो वैक्सीन बनाई गई है बच्चों, इसका नाम है इनकोवैक। इनकोवैक, क्या नाम है इस वैक्सीन का? इनकोवैक। ठीक है, तो ये भी एग्जैक्टली डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक से बनाई गई है। ठीक है, तो ये निकल लीजिएगा, ये लेटेस्ट, मैंने आपको लोगों को बताया था ना, मैं करंट अफेयर के साथ आपको पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल करंट अफेयर के साथ ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर। जो पहले दी गई हूं उसको तो मैंने बता ही दिया। करंट अफेयर में मतलब कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो लेटेस्ट जो अपडेट है कि कोरोना वैक्सीन, जो नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन है इनकोवैक, जिसको भारत बायोटेक नाम की कंपनी ने बनाया है। जिस कंपनी ने बनाया उसका नाम क्या है? भारत बायोटेक। तो उसने जो ये वैक्सीन बनाई है इनकोवैक, वो भी डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक की मदद से ही तैयार की गई है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। खांसी के इलाज के लिए मैंने यहां हुपिंग कफ वैक्सीन बताई थी। ठीक है, तो दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन है, जिसका नाम है इनकोवैक। ये भारत बायोटेक ने बनाई है, और इसको भी हम लोगों ने डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक की मदद से तैयार किया है। अरे कैंप समीक्षा सक्सेना अभी हम लोगों ने शुरू किया है बेटा, अब कब तक कंप्लीट होगा हम कैसे गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो 25 से 30 लेक्चर में कंप्लीट होगा। उसके बाद बहुत सारे सब्जेक्ट आप लोगों को इसके साथ में बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। हो जाएंगी खुशी व्यास अभी बाकी की क्लासेस। नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया ये सारी चीजें? ठीक है, ये भी नोट कर लिया, ये भी करंट अफेयर वाली चीज, जो चीज मैंने आपको बताई, नोट कर लिया आपने? याद रटना नहीं है रुचि जा। ठीक है, याद नहीं रटना नहीं है, आपको समझना है, और इनके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको याद करना है, और उसके लिए रिवीजन रिवीजन रिवीजन, रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बात कर रहे हैं एक नई टेक्निक। अब इसी ये जो टेक्निक हमने यूज की ना, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक, उसी का एक्सटेंडेड अब वर्जन हम लोग देखेंगे, जो कि काफी पॉपुलर है, जिसे हम लोग जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा कहेंगे। क्या बोलेंगे? जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा। अब देखो बच्चों, आज तक बहुत सारी जो बीमारियां हैं, समझिएगा इस चीज को, कि आज तक जो बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जो जीन में जो है वो जीन में खराबी की वजह से होती हैं। जब किसी इंसान के शरीर का कोई जीन खराब हो जाता है, तो जीन में खराबी की वजह से, जीन में कह सकते हैं कि डिफेक्ट की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जीन में खराबी के कारण जो है वो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवांशिक रोग बोलते हैं। अनुवांशिक विकार के नाम से बोला जाता है, या अनुवांशिक रोग के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारी बीमारियां मैंने क्या बताया, जीन में खराबी की वजह से, या गुणसूत्र में
जो गुणसूत्र में खराबी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसे हम अनुवांशिक रोग बोलते हैं। अनुवांशिक रोग बहुत तरीके के होते हैं बच्चों, बहुत तरीके के अनुवांशिक रोग हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, हीमोफीलिया है। ठीक है, हीमोफीलिया है, तो ये हीमोफीलिया भी एक तरीके का अनुवांशिक रोग है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होता है, वर्णांधता जिसे बोलते हैं, जिसमें जो है वो वर्णांधता होती है बीमारी। तो इसमें वर्णांधता में एग्जैक्टली जो है कलर नहीं पहचान में आता, लोग जो है वो ग्रीन कलर और रेड कलर में पहचान नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो है वो अनुवांशिक गंजापन है। ठीक है, अनुवांशिक जो बचपन मतलब उनके पैतृक यानी कि उनके माता पिता, उनके पिताजी, अगर किसी के पिताजी गंजे होते हैं तो उनके अंदर भी गंजापन आ जाता है, अनुवांशिक गंजापन हो गया। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें जो है वो आरबीसी का जो शेप होता है वो जो है वो अलग तरीके का हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में जो है रक्त की कमी हो जाती है, तो सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो ये सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा जो है ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो अनुवांशिक रोग होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो ये अनुवांशिक रोग होते हैं जो जीन में खराबी की वजह से या गुणसूत्र में डिफेक्ट की वजह से होते हैं, उनको करेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं, बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जो कि अनुवांशिक रोग होते हैं, मतलब अनुवांशिकी की वजह से होते हैं, जीन में खराबी की वजह से होते हैं। तो बहुत सारे कैंसर भी हैं। तो इन सब का इलाज करने के लिए बच्चों आजकल जो है वो पहले इसका इलाज संभव नहीं हो पाता था, पहले इसका इलाज नहीं हो पाता था। किसी को अगर अनुवांशिक रोग हो जाता था तो वो जिंदगी भर जो है वो बिना इलाज के रहता था, बस अपने मतलब किसी तरीके से वो मैनेज करता था अपनी जिंदगी को, कभी भी उसका कोई इलाज संभव नहीं था। लेकिन अभी जो एक तकनीक आई है जिसकी वजह से इन सारी बीमारियों का, इन जितनी भी अनुवांशिक रोग हैं उनका इलाज अब संभव हो रहा है, मतलब पूरी तरह से तो नहीं अभी कह सकते हैं कि कमर्शलाइज्ड हुआ है, लेकिन अब इसका संभव हो पा रहा है। तो जिस तकनीक की मदद से अनुवांशिक रोगों को का इलाज संभव हो पा रहा है उसे हम लोग जीन चिकित्सा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे जीन चिकित्सा के नाम से जाना जाता है या जीन थेरेपी के नाम से जाना जा रहा है। तो फिर से मैं बता दे रहा हूं बच्चों, अगर किसी जीन की खराबी की वजह से या हमारे गुणसूत्रों में खराबी की वजह से अगर कोई रोग होता है तो उसे अनुवांशिक रोग, ठीक है, कहते हैं। और ये जेनेटिक डिजीजेस कहते हैं। इन जेनेटिक डिजीजेस में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कैंसर, हीमोफीलिया, वर्णांधता, अनुवांशिक गंजापन, सिकल सेल एनीमिया, ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं। तो इनका पहले इलाज संभव नहीं था क्योंकि जीनों को बदला नहीं जा सकता था, जीनों को सही नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब एक नई चिकित्सा आई है जिसे जीन चिकित्सा कह रहे हैं। इस जीन चिकित्सा के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी बीमारियों को जो पहले इलाज मानी जाती थी, जिनका इलाज संभव नहीं माना जाता था, आज उनका इलाज संभव हो पा रहा है। ठीक है, अब ये जीन चिकित्सा में होता क्या है, पहले मैंने आपको बताया था कि जीन को नहीं बदला जा सकता था, लेकिन अब बदला जा सकता है। तो इस जीन चिकित्सा में हम लोग क्या करते हैं कि जो खराब जीन होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, अच्छे जीन को हम लोग ऐड कर देते हैं और इस तरीके से एक इंसान का इलाज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जीन चिकित्सा क्यों यूज की जा रही है। अब कैसे किया जाता है इसको जरा देख लेते हैं। ठीक है सर, कौन से टेस्ट लाइव चल रहे हैं? मुझे आइडिया नहीं भाई टेस्ट वगैरह का। यहाँ पर हम लोग प्रवेश सर, तो क्या एंटीबॉडीज और जीन? नहीं, जीन और एंटीबॉडीज अलग चीज होती हैं, बिल्कुल अलग चीज है। एंटीबॉडीज जो है वो हमारी बीमारियों से लड़ने का काम करती हैं। जीन जो है वो एक डीएनए का पार्ट होता है जो कैरेक्टर को डिसाइड करता है, जो दो क्लासेस में मैंने पूरा डिटेल में बताया, उस क्लास को देखिए प्रवेश शुक्ला। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों ये कैसे किया जाता है इसको समझने की कोशिश करिए बच्चों कि कैसे होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि बच्चों ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति जो है किसी अनुवांशिक रोग से बीमार है। ठीक है, ये मतलब अनुवांशिक रोगी है, अनुवांशिक रूप से अनुवांशिक इसको कोई ना कोई अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, तो अगर इस बच्चे को या इस इंसान को जो है वो कोई अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है, बीमारी है,
तो अब इसके शरीर में आनुवंशिक बीमारी क्यों होगी? मैंने क्या बताया कि इसके शरीर में आनुवंशिक बीमारी क्यों होगी? क्योंकि इसके शरीर में वो जीन नहीं सही से डेवलप होगा जो कि, या सही नहीं होगा जो कि वह हमारे शरीर के अंदर जो है वो उस पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस करता होगा। मैंने मान लीजिए एग्जांपल ही हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग डायबिटीज का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए इस इंसान को आनुवंशिक रूप से जो है वो एक डायबिटीज है, ठीक है। डायबिटीज क्यों है बच्चों? क्योंकि इसके शरीर में वो जीन सही ढंग से वो जीन मौजूद नहीं है, या खराब जीन मौजूद है, जिसकी वजह से इसके शरीर में इंसुलिन नाम का हार्मोन बनता है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये जो इसके शरीर में कैसा जीन मौजूद है? खराब जीन मौजूद है। अब ये जो खराब जीन मौजूद है, तो ये खराब जीन क्या करेगा कि हमारे शरीर के खराब जीन, मान लीजिए इंसुलिन ये बनाने वाला जीन है और ये खराब हो चुका है। तो अब क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन जीन खराब हो चुका है, तो ये इसके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये इंसुलिन का खराब जीन इसके अंदर मौजूद है, तो इसके अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है, और अगर इंसुलिन इसके शरीर में नहीं बनेगा तो इसको बीमारी हो गई है डायबिटीज, ठीक है। इतनी बात तो मैंने पहले भी बताई, समझ में आ गई होगी। तो मान लीजिए ये आनुवंशिक बीमार आदमी है, इसके शरीर में खराब जीन मौजूद है, इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला खराब जीन मौजूद है, जिससे इसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, और फाइनली ये इसको डायबिटीज हुई है। अब क्या करते हैं? पहले इसका इलाज नहीं था, पहले वही इलाज था कि आप जो है वो बैक्टीरिया से जो है वो डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक की मदद से इंसुलिन प्रोड्यूस करवाएं, और उस इंसुलिन का रोज सुबह शाम दोपहर ये इंजेक्शन ले, ठीक है। और कोई इलाज नहीं था, मतलब आपको सुबह खाने में भी इंजेक्शन लेना है, दोपहर में भी खाने में इंजेक्शन लेना है, शाम को भी इंजेक्शन लेना है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं बचता है, ठीक है। कोई तरीका नहीं बचता है। अब बच्चा रोज सुबह शाम दोपहर इंजेक्शन लेना कितना तकलीफ दे हो सकता है, आप समझ ही सकते हैं। तो इसलिए इसका इलाज अब जीन चिकित्सा की मदद से किया जा सकता है। अब क्या किया जा रहा है कि हम लोग वही डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक की मदद से हम क्या करते हैं, जो इसका खराब जीन होता है, इसके शरीर की कोशिकाएं लेते हैं, ठीक है। इसके शरीर की कोशिकाएं लेते हैं, और इसके शरीर की वह कोशिकाएं जो कि पेंक्रियास में मौजूद है, क्योंकि इंसुलिन जीन कहां प्रोड्यूस होता है? एक ऑर्गन में, ठीक है, एक ऑर्गन में प्रोड्यूस होता है। सॉरी, ये इंसुलिन कहां से प्रोड्यूस होता है? पेंक्रियास, पेंक्रियास नाम का एक ऑर्गन होता है, हमारे यहां पर पाया जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? अग्नाशय नाम का जो अंग होता है, जिसकी कोशिकाएं जो हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं, तो उससे हम कोशिका बाहर निकालते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो पेंक्रियास अग्नाशय की ये कोशिका है, उस कोशिका को हमने शरीर से बाहर निकाला। शरीर से बाहर निकालकर ये जो जीन था, जो कि इसके अंदर खराब जीन था, उसको टारगेट किया, और इसके खराब जीन को हमने निकालकर बाहर कर दिया, टारगेट करके निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया, ठीक है। इसको टारगेट किया, और Cas9 प्रोटीन की मदद से, Cas9 प्रोटीन की मदद से हमने वही डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक का उपयोग किया, और वो Cas9 प्रोटीन की मदद से जो खराब जीन था उसको हमने निकाल दिया। खराब जीन को निकाल दिया, और फिर हेल्दी जीन को, यानी किसी दूसरे इंसान जो कि स्वस्थ था, ध्यान से समझिएगा कि कोई एक स्वस्थ इंसान के शरीर से हमने जीन लिया, ठीक है। जीन स्वस्थ इंसान की एक कोशिका ले ली, उसको ऐसे, इस इंसान को कोई नुकसान नहीं होगा, इसके शरीर से सिर्फ कुछ कोशिकाएं ले ली, कुछ कोशिकाएं निकालने से इस इंसान को कोई नुकसान नहीं होगा। तो एक स्वस्थ इंसान से हमने इसकी कोशिकाएं डोनेट करवाई, ठीक है, इसकी कोशिकाएं डोनेट करवाई, और इंसुलिन जीन उसके अंदर, स्वस्थ इंसान के जो इंसुलिन जीन थे उसको हमने निकाला, और फिर इस जीन को हमने डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से, डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से हमने क्या किया कि एंजाइम की मदद से हमने इसके शरीर में, इसके शरीर की जो कोशिका थी, उस इंसान के शरीर की जो कोशिका थी, उसमें जोड़ दिया। तो हमने क्या किया? पेंक्रियास अग्नाशय से वह कोशिकाएं निकाली जिसमें जीन खराब थे, और फिर उस खराब जीन को हमने Cas9 प्रोटीन से की मदद से कट करके बाहर निकाल दिया। फिर हमने एक स्वस्थ इंसान के अंदर से स्वस्थ जीन लेकर हमने डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से इस जगह पर, जहां पर हमने जगह खाली हुई थी ना, डीएनए इस जो खराब जीन थे, जब इसको रिमूव कर दिया तो ये जगह खाली हो गई। तो यहां पर हमने स्वस्थ इंसान से स्वस्थ जीन लेकर यहां पर ऐड कर दिया, वही डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से। अब ये जो इंसान था, जो वो आनुवंशिक बीमारी वाला इंसान था, उसके अंदर स्वस्थ जीन आ गया, ठीक है। अब उसके शरीर में कैसा जीन आ गया बच्चों? स्वस्थ जीन आ गया, ठीक है। अब स्वस्थ जीन आ गया, अब ये इसके अंदर कैसा जीन मौजूद है? स्वस्थ जीन मौजूद है। अब ये स्वस्थ जीन वाली कोशिका इसके शरीर के अंदर डाल दी गई, ठीक है। इसको लैब के अंदर सही करके और इसके शरीर में
निकाल दी गई। अब ये इंसान जो है, जो पहले अनुवांशिक रोगी था, ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। तो बच्चों इस तरीके से अब एक इंसान का परमानेंट इलाज जो है वो ऐसी अनुवांशिक बीमारियों से किया जा सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं, खराब जीन को निकाल देते हैं और अच्छे जीनों को किसी दूसरे जीव इंसान से लेकर हम उसके शरीर में अच्छे जीनों का प्रवेश करा देते हैं। फाइनली जो है, जब कोशिकाएं जो है स्वस्थ हो जाती हैं, तो उसको हम जो है वो व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आजकल अनुवांशिक बीमारियों को दूर कर रहे हैं, और इसी तरीके को हम लोग जीन चिकित्सा कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात यह है कि पहले जो है हम लोग जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते थे, किसी का ऑर्गन खराब हो जाता था तो किसी दूसरे इंसान से ऑर्गन लेकर ट्रांसप्लांट कर देते थे, और आजकल क्या कर रहे हैं, जीन जो है वो खराब हो जाता है और उसकी वजह से अगर कोई अनुवांशिक बीमारी हो जाती है तो हम एक अच्छे व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से जो है वो स्वस्थ जीन लेकर एक इंसान के कोशिकाओं में ट्रांसफर करके उसकी कोशिकाओं को स्वस्थ बना देते हैं। तो इसे ही हम लोग जीन चिकित्सा कहते हैं। यह काम बड़े माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किया जाता है, आसान नहीं होता है, बहुत चैलेंजिंग काम है, बहुत मेहनत भरा काम है, बहुत ही ज्यादा इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है, लेकिन ये काम जो है वो इस दुनिया में अब हो रहा है, और बहुत सारा जो है इस पर बहुत सारे लोगों का इसकी मदद से इलाज किया जा रहा है। फिर से देख लीजिए बच्चों, जीन चिकित्सा हम लोग समझ रहे हैं। जीन चिकित्सा में एक इंसान अनुवांशिक बीमारी से ग्रसित है, क्यों ग्रसित है कि उसके इसके अंदर खराब जीन मौजूद है, वो खराब जीन मौजूद है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी शरीर की कोशिकाएं लेते हैं और लेकर उनके अंदर से मौजूद जो खराब जीन होते हैं उसको निकाल देते हैं। स्वस्थ मनुष्य का स्वस्थ जीन लेकर हम डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से उस खराब जीन की जगह पर जोड़ देते हैं। इससे उसकी कोशिका स्वस्थ हो जाती है और ये इंसान फिर से वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है जो पहले नहीं कर पाता था, और ये इंसान स्वस्थ हो जाता है। जैसे हमने मान लीजिए किसी के शरीर में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन खराब था, उसको हमने क्या किया, खराब जीन को निकाल दिया, स्वस्थ इंसुलिन जीन जो है इसके बॉडी में कोशिकाओं में ट्रांसफर कर दिया। फाइनली इसके शरीर की कोशिकाएं स्वस्थ हो गई और फाइनली ये इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो गया। अब इसको इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लेने पड़ेंगे और ये अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये अपने आप इंसुलिन इसके शरीर में बनने लगेगा। तो इस तरीके से जीन चिकित्सा की जाती है बच्चों, जिसमें खराब जीन को निकालकर हम लोग वही Cas9 प्रोटीन की मदद से खराब जीनों को निकालकर और स्वस्थ जीनों का प्रवेश करा के एक इंसान की जान को बचा लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए कि बिल्कुल करेक्ट समझ में आ गया ये सारी चीजें कैसी होती हैं, कैसे होती हैं? बिल्कुल नहीं, पूरा जीन नहीं निकलेगा, उसी जीन को टारगेट किया जाता है जो कि हमें निकालना है, जो हमें ऐड करना है। ठीक है, सब जीन नहीं होता है। बिल्कुल बताइए बच्चों, मजा आया ये चीज जानकर, जल्दी बताइए। यदि किसी की आईज में प्रॉब्लम हो तो इस टेक्निक से सही हो सकती है। हाँ, अगर अनुवांशिक बीमारी है तो सही हो सकती है। रश्मि तोमर, देवांश सर, यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसके दो लड़कों में भी ऊपर चला गया है, मरे हुए इंसान का जीन काम आता है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है अक्षिता राठौड़। ठीक है, पारुल मौर्य, क्लियर सर, बहुत अच्छे समझ में आया, थैंक यू सो मच बच्चे। ठीक है, खुशी सर, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया। प्राची सेन, यस सर, बहुत अच्छे समझ में आया, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल कॉस्टली होगी समीक्षा सक्सेना, बिल्कुल कॉस्टली होगी, अभी कॉस्ट बताऊंगा तो आपको पता चलेगा, अभी सब बताऊंगा, हौले हौले चलो। ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, चलिए तो इसे आप नोट कर लीजिए बच्चों, इसकी डेफिनेशन भी मैंने यहां पर लिख दी है कि जीन थेरेपी एक चिकित्सा तकनीक है जिसके जरिए आनुवांशिक सामग्री का इस्तेमाल करके बीमारियों का इलाज किया जाता है। यह तकनीक दवा और सर्जरी जैसी पारंपरिक उपचार विधियों के बजाय आनुवांशिक मेकअप को बदलकर काम करती है। जीन थेरेपी का इस्तेमाल आनुवांशिक विकारों या कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पहले इसे बना लीजिए, जो मैंने अभी यहां पर बताया है इसको बना लीजिए जैसे मैंने बताया है, फिर उसके बाद उस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। बहुत बढ़िया दिव्यांश, हिना खान, फैमिली से भर दियेश कावत क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया, कोमल यादव, प्रीति झा, बहुत इंटरेस्टिंग है सर, बहुत बढ़िया।
हाँ, डीएनए रिकॉम्बिनेशन समझ लीजिए सबका मदर फादर है, ठीक है, और इस ये सब टेक्नोलॉजी जो है वो इसकी समझ लीजिए इसकी ब्रांचेज हैं, मतलब उसी टेक्निक का यूज करके हम लोग उसी जैसी टेक्निक का यूज करके सारा काम कर रहे हैं। सर कैंसर को जो जोरा एक्सप्लेन कर दो। बेटा कैंसर जो है एक ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ जीन खराब हो जाने की वजह से हमारे शरीर में, ठीक है, कोशिकाएं जो है वो अनियंत्रित रूप से जो है वो ग्रो करने लगती हैं, ठीक है, जिससे कि शरीर जो है वो शरीर की वो कोशिकाएं जो है वो अनियंत्रित रूप से वो ग्रो करने लगती हैं, उसी को कैंसर कहते हैं। पूजा दुबे, थोड़ा सा हौले हौले, पहले इसे नोट, हाँ पहले इसे नोट कर लो फिर लिख लो, फिर मैं बता देता हूं कि कैसे इतने जीन सही हो जाएंगे। नहीं देवांश, अगर एक पिताजी को अगर डायबिटीज है तो दोनों बच्चों में जीन खराब वाले जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि एक के अंदर जो है जल्दी व्यक्त हो जा रहे हैं, एक को जल्दी डायबिटीज हो जा रही है, दूसरे को कुछ दिन के बाद हो, ठीक है, या हो सकता है वो अपने पूर्वजों से अच्छे जीन भी प्राप्त कर सकता है। तो जरूरी नहीं, वैसे दोनों बच्चों को खतरा बना रहता है। नहीं ऐसा कोई प्रूफ तो नहीं है हिना खान। नहीं, जरूरी नहीं है कि अनुवांशिक रोग जो है बच्चों वो हो, लेकिन हो भी सकता है, कुछ बीमारियां होती हैं। हाँ बिल्कुल उमा शर्मा, हौले हौले याद हो जाएगा, परेशान मत हो। नोट हो गया बच्चों, इसे ये नोट कर लिया आप लोगों ने। बहुत बढ़िया, इस डेफिनेशन को भी नोट कर लो, इस डेफिनेशन को भी नोट कर लो जल्दी से। जल्दी से नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं।
हो गया? चलो, हो गया होगा ये सारी चीजें। अब देखो बच्चों, जैसे आप सवाल पूछ रहे थे कि सर ऐसे किया जाता है ये सारी चीजें, तो किया क्या जाता है इसको पहले समझ लीजिएगा, जिससे कि एक डाउट आपका क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए एक इंसान है, अब ये बीमार है। तो अब होता क्या है बच्चों कि जैसे आपके शरीर के कोई अंग है, तो जिसमें मान लीजिए कि दिक्कत है, तो आपके शरीर के अंग से हम लोग, उसके शरीर के अंग से एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम स्टेम कोशिकाएं कहते हैं, जो नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। हमारी शरीर में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। तो हमारे शरीर के अंग से पहले क्या किया जाता है, वो कोशिकाएं निकाली जाती हैं जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं। स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं, हमारे अंगों की वह कोशिकाएं होती हैं जो नई कोशिकाओं को लगातार जन्म देती हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूं स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं। स्टेम कोशिकाओं को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो कि स्टेम कोशिकाएं हमारे शरीर की वह कोशिकाएं होती हैं जो नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये इंसान बीमार है। तो अगर ये बीमार इंसान है, इसको अनुवांशिक रोग हुआ है, तो इसके अंग से हम क्या अंग से क्या किया जाता है, वह कोशिकाएं निकाली जाती हैं जो नई कोशिकाओं को जन्म दे सकती हैं, यानी स्टेम कोशिकाएं निकाली जाती हैं। अब ये जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं बच्चों, ये स्टेम कोशिकाएं होती हैं, तो इस स्टेम कोशिकाओं को निकाल लिया जाता है थोड़ा सा। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, सारी कोशिकाएं नहीं निकाली जाती, कुछ कोशिकाएं स्टेम कोशिकाएं निकाली जाती हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जीन चिकित्सा करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जीन चिकित्सा करते हैं। जीन चिकित्सा का मतलब कि वो जीन, खराब जीन को बदल देते हैं, खराब जीन को निकाल देते हैं और अच्छे जीन को प्रवेश करा देते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छे जो स्वस्थ जीन होते हैं वो ऐड कर दिया जाता है इसमें। स्वस्थ जीन को क्या किया जाता है, इसमें स्वस्थ जीन को ऐड कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है, खराब जीन को निकाल दिया जाता है। ठीक, अब क्या होता है बच्चों कि ये जो अब ये कोशिकाएं जो हैं वो स्वस्थ हो गई, ये कोशिकाएं स्वस्थ हो गई। अब इनको लैब में ही, ठीक है, लैब में ही इनको ग्रो कराया जाता है। यानी कि एक कोशिका से, मतलब कुछ कोशिकाएं जो हैं वो निकाली गई अंग से, स्टेम कोशिकाएं निकाली गई, उनको ग्रो मतलब उनको जीन चिकित्सा की मदद से जो है इसके अंदर स्वस्थ जीन प्रवेश करा दिया गया, ये स्वस्थ हो गई। अब इन जो स्वस्थ कोशिकाओं, ये जो स्वस्थ कोशिकाएं हो जाती हैं बच्चों, ये जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं, इनको लैब के अंदर ही इनको ग्रो कराया जाता है। ठीक है, तो ये स्वस्थ कोशिकाओं को हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है वो न्यूट्रिटिव मीडियम में डालकर खूब ग्रो कराते हैं, खूब सारी कर बना देते हैं। यानी 1 से 2, 2 से कोशिकाएं विभाजित होती है ना, तो 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 करके, ठीक है, तो लगातार इनको न्यूट्रिटिव मीडियम में लैब में रखकर इनको ग्रो कराया जाता है। यानी इनको खूब सारा इनका विभाजन कराया जाता है, खूब सारी ये विभाजित हो जाती हैं और विभाजन होकर ये खूब ग्रो हो जाती हैं। जब ये कोशिकाएं काफी नंबर में हो जाती हैं, बहुत सारी संख्या में हो जाती हैं, ठीक है, इनकी संख्या काफी बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसके बाद ये जो कोशिकाएं होती हैं, जब इनका नंबर काफी बढ़ जाता है, ठीक है, जब ये कोशिकाओं का नंबर काफी बढ़ जाता है, खूब सारी कोशिकाएं हो जाती हैं, ये कोशिकाएं, स्टेम कोशिकाएं, तो फिर हम इसे क्या करते हैं, उस बीमार व्यक्ति के शरीर के अंग में इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ठीक है, इसको प्रत्यारोपित कर देते हैं, इसके शरीर के अंदर क्या करते हैं बच्चों, प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो ये जो ग्रो हो चुकी हैं कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं जो हो जाती हैं, जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं, उनको हम प्रत्यारोपित कर देते हैं अंग के अंदर। जब अंग के अंदर प्रत्यारोपित हो जाती हैं, तो अब स्टेम कोशिकाएं, स्वस्थ स्टेम कोशिकाएं इसके शरीर में प्रत्यारोपित हो गई। अब जब स्वस्थ स्टेम कोशिकाएं इसके अंदर प्रत्यारोपित हो गई बच्चों, तो अब इसके शरीर में कैसी स्टेम कोशिकाएं हैं। अच्छा, फिर से मैं याद दिला दूं कि स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं, जो नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। और हमने क्या किया, स्टेम कोशिकाओं में ही परिवर्तन किया और परिवर्तन करके उनको स्वस्थ बना दिया, स्वस्थ बनाकर ग्रो कराया और ग्रो कराकर इसके अंग में हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, प्रत्यारोपित कर दिया। अब इसके शरीर में स्वस्थ स्टेम कोशिकाएं मौजूद हैं और ये जो स्वस्थ स्टेम कोशिकाएं होंगी वो क्या करेंगी, स्वस्थ कोशिकाओं को लगातार
लगातार जन्म देती रहेंगी। ठीक है, स्वस्थ कोशिकाओं को लगातार जन्म देती रहेंगी और ये इंसान क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, जिंदगी भर इसके शरीर के अंदर स्वस्थ कोशिकाएं बनती रहेंगी और ये पूरी तरीके से इंसान क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करते हैं। तो जो एक सवाल आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि सर जो है कितनी कोशिकाएं होंगे, कितनों को बदलेंगे और बार बार बदलने की जरूरत पड़ेगी, नहीं नहीं, हम अपने शरीर के अंदर जो नई कोशिकाओं को जन्म देने वाली कोशिकाएं होती हैं जिन्हें स्टेम कोशिकाएं बोलते हैं, उन्हीं को परिवर्तित करते हैं, उन्हीं को हम उन्हीं में जीन चिकित्सा करते हैं और जब उनको जीन चिकित्सा करके हम अच्छा बना लेते हैं तो उसको अंग में प्रत्यारोपित कर देते हैं। अब वो कोशिकाएं जो स्टेम कोशिकाएं हमारे अंग में प्रत्यारोपित हो जाती हैं, वो जो भी नई कोशिकाएं जन्म देंगी वो अच्छी वाली होंगी, स्वस्थ वाली होंगी और ये इंसान फिर पूरी जिंदगी भर स्वस्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो बदलाव किया जाता है बच्चों, वो किसमें किया जाता है, स्टेम कोशिका में। तो मुझे लगता है इस थोड़ा सा 0.001% का भी जो डाउट था वो आपका वो भी क्लियर हो गया होगा कि आखिर इसमें क्या किया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि आप जो जीन चिकित्सा करते हैं कहां करते हैं, तो आप बताइए स्टेम कोशिकाओं में, क्योंकि स्टेम कोशिकाएं ही जो है नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। पुरानी जो कोशिका होती है उसमें कर देंगे तो वो जब खराब हो जाएंगी तो फिर से आपको बदलना पड़ेगा। यहां पर हमने क्या किया, जड़ में ही चेंज कर दिया, सीधी सी बात है, हमने क्या किया, जड़ में ही चेंज कर दिया। जड़ में अगर सही होगी तो तने अपने आप सही हो जाएंगे। तो ये समझ लीजिए स्टेम कोशिकाएं जड़ कोशिकाएं हैं जो क्या करती हैं, किसी अंग की कोशिकाओं को जन्म देती हैं। इसी में हमने बदलाव कर दिया। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, जल्दी बताइए। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। हो गया बिल्कुल बात क्लियर बच्चों। हाँ, इंडिया में जीन चिकित्सा की जा रही है हिना खान, ठीक है, बिल्कुल की जा रही है। ठीक है, अभी मैं सब बात बताऊंगा, पहले इसको, हाँ, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि कैसे किया जाता है इसमें। सबसे पहले किसी भी इंसान के, बीमार इंसान के अंग की स्टेम कोशिकाएं ली जाती हैं। अच्छा, ये सारा काम कहाँ हो रहा है बच्चों, ये सारा काम जितना हो रहा है ये सब प्रयोगशाला में हो रहा है। ठीक है, ये सब कहां पर होता है, लैब में, प्रयोगशाला में। ठीक है, प्रयोगशाला में, लैब में, इन सब में इसको किया जाता है। ये शरीर के अंदर नहीं हो रहा है। जब वो बन जाती हैं तब हम प्रत्यारोपित करते हैं इंसान के शरीर में। नोट कर लिया बच्चों। किसी मनुष्य के एक अंग से हम उसकी स्टेम कोशिका लेते हैं और उसको जीन के माध्यम से स्वस्थ जीन में, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय तनु। ठीक है, चलिए, तो इसे नोट कर लिया होगा बच्चों आप लोगों ने। ठीक है, अब जो है इस तरीके की जीन चिकित्सा सर क्या हो रही है, इस वक्त हो रही है क्या, ये जीन चिकित्सा क्या संभव है, इंडिया में संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। और जीन चिकित्सा जो है वो इंडिया में भी संभव है, इंडिया में इनफैक्ट की जा रही है। तो इस तरीके की जो जीन चिकित्सा है, हाँ सर, हेल्थी वुमेन्स विमेन से भी स्टेम सेल ही निकाली जाती है क्या? अरे जिसको बीमारी होगी उसका इलाज करने के लिए हम स्टेम सेल निकालेंगे, और अगर हेल्दी वुमेन जो होती है उससे भी हम स्टेम सेल
हाँ, अगर मतलब अगर हमें ट्रांसप्लांट करना है तो हेल्दी वुमेन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी चीजें जो है स्टेम को ये आपकी जो जीन चिकित्सा है, इसके माध्यम से बहुत सारा इलाज आजकल किया जा रहा है। बहुत मैंने आपको बताया ना कि विभिन्न प्रकार का इलाज किया जा रहा है, जिसमें आपका जो है हीमोफीलिया, वर्णांधता, आनुवांशिक गंजापन, सिकल सेल, इन सब का इलाज किया जा रहा है। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है, लेकिन एग्जैक्टली भारत में कहाँ हो रहा है? ठीक है, भारत में किन किन चीजों की जीन चिकित्सा की जा रही है, कैसे की जा रही है, ये सब चीजें बच्चों हम लोग कल देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। आज जीन चिकित्सा होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंडिया में कैसे की जा रही है, किस तरीके से की जा रही हैं, ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज में मोहम्मद समीर भाई लिखिए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बुक की लैंग्वेज मत लिखिएगा, क्योंकि बुक की लैंग्वेज जो है वो एग्जामिनेशन में पकड़ ली जाती है, तो ऐसी कंडीशन में नंबर आपके कम हो जाएंगे। हाँ, हेल्दी वुमेन ह्यूमन में भी जो है स्टेम सेल निकाल ली जाती है, से उपचार किया जाता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर उपचार के लिए वो दे रहे हैं तो स्टेम सेल हम जो है वो हेल्दी ह्यूमंस के अंदर से भी निकाल कर दूसरे को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो होप कि ये बच्चों आप लोगों को आज मजा आया होगा ये सारी चीजें जानकर कि कैसे, सोचिए, बैक्टीरिया से हम लोग इंसुलिन प्रोड्यूस करवा रहे हैं और बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करवा रहे हैं। जीन चिकित्सा जिसका इलाज पहले संभव नहीं था, वो भी आज पॉसिबल हो पा रहा है। तो ये सब हो पा रहा है बच्चों। तो होप कि आज आपने क्लासेस में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट, नई चीजें समझी होंगी, आपको मजा आया होगा। जल्दी बताइए, मजा आया ये सारी चीजें जानकर बच्चों? ठीक है, अब हम लोग कल देखेंगे कि कैसे ये जीन चिकित्सा भारत में की जा रही है, कहां कहां की जा रही है, कैसे कैसे की जा रही है, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा किस तरीके से हम लोग डिजाइनर बेबी तैयार कर रहे हैं, उस पर चर्चा होगी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें अभी बची हुई हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन कल करेंगे। ठीक है, कल हम लोग इस पर अच्छे तरीके से समझेंगे। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, होप कि आप लोगों ने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू नीलम पटेल, अजय तनु। छोटी कोशिकाएं होती हैं तो इंजेक्शन से भी हो सकता है। थैंक यू प्रीति झा, थैंक यू सो मच बच्चे। ठीक है।